शाला का ये उपक्रम आप श्री का ही उपहार है। महाप्रज्ञ जी, महाश्रमण जी से सिंचन पाकर पाया इसने नव आकार है, पाया इसने नव आकार है। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि वंदन। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। ज्ञानशाला के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री उदित कुमार जी, मुनि सह पर्यवेक्षक मुनि श्री हिमांशु कुमार जी के चरणों में भाव भरी वंदना। यहाँ पर उपस्थित ज्ञानशाला की टीम के मेंबर, ज्ञानशाला प्रकोष्ठ की टीम के मेंबर और विशारद का एग्जाम देने वाली मेरी प्यारी प्रशिक्षक बहनों, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम विज्ञ का पुनरावर्तन करते हुए ज्ञानशाला की जो साप्ताहिक समय सारणी है उसके बारे में और अणुव्रत शिक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानशाला की समय सारिणी, दो तरह की ज्ञानशालाएं हम चलाते हैं। ऐसे तो तीन तरह की होती है, चातुर्मासिक, प्रतिदिन वाली और साप्ताहिक। और नॉर्मली हम साप्ताहिक ज्ञानशाला मोस्टली एरिया में ज्यादा चलती है और हम उसी के अकॉर्डिंग आज का ये सेशन लेंगे। साप्ताहिक ज्ञानशाला की जो समय सारणी है उसमें 11 बिंदु हैं और इसके सारे बिंदुओं के मतलब जो जो प्रयोग है उनके वीडियोस बनाए गए हैं, वो आप सभी को देखने हैं। उनका शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी और ब्रीफ में आपको उन वीडियो को देखकर समझना है कि कौन सा प्रयोग हमें किस तरीके से करवाना है। समय सारणी जब आप स्टार्ट करते हैं उसके पहले आपको ये चीज महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। हम प्रशिक्षक बहने हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज्ञानशाला की साप्ताहिक समय सारणी में किस पॉइंट को कितने मिनट्स दिए गए हैं, यानी हमारी कौन सी क्लास कितने मिनट्स की होगी, ये हमें ध्यान रखना आवश्यक है। उसमें प्रथम है 15 मिनट। 15 मिनट में नमस्कार महामंत्र, गुरु वंदना, त्रिपदी वंदना, ज्ञानशाला गीत और ज्ञानशाला प्रतिज्ञा, ये 5 चीजें हम करवाते हैं। फर्स्ट है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र से हम सभी नोन है, हमारे लिए बहुत इष्ट मंत्र है और हमारे लिए कहे तो चमत्कारी मंत्र है। और हमें बच्चों को इसके लाभ भी बताने हैं और इसके अंदर श्रद्धा प्रबल हो, इस हिसाब से आप उनको स्टोरीज वगैरह भी बता सकते हैं। नमस्कार महामंत्र करवाते समय आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को पहले पोजीशन बता दें, सीधे खड़े रहें, हाथ आनंद के इन पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर हमें पोजीशन मिल जाती है तो हमारा ध्यान वहां पर सीमित हो जाता है कि हमें इधर उधर नहीं देखना है। टीचर ने बोल दिया कि हमारे हाथ आनंद के इन पर जुड़े हुए हैं, आंखें कोमलता से बंद हो। पोजीशन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हर प्रयोग के पहले आप उन्हें पोजीशन बताएंगे तो बच्चों में आदत उसी तरीके से जाएगी। अब हम नमस्कार महामंत्र करवाते हैं। बोलते समय शुद्धता का भी ध्यान रखना है। नमस्कार नहीं बोलना है, नमस्कार, क्योंकि स आता है। नमो नहीं बोलना है, नमो बोलना है। न आता है, न नहीं है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है और शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। अब है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र में हमें पता है हम 5 पदों में वंदना करते हैं। आप बच्चों को इस तरीके से बता सकते हैं पहले कि अरहंत में नमो अरहंताणम में हम अरहंतों को वंदना करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना अरहंतों को नमस्कार हो। उनका व्हाइट कलर होता है। इनके गुण कितने होते हैं आप बताएँगे? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अरहंत के गुण कितने होते हैं। इसी तरीके से जब हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो इस तरीके से लाल रंग होता है सिद्धों का, और आप इनके गुण बता सकते हैं और हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं द्वितीय पद में। करेक्ट, 12 गुण होते हैं अरहंत के। सिद्ध के कितने होते हैं? इसी तरीके से आचार्य की भी हम बता सकते हैं कि आचार्य का कलर येलो होता है। और इसमें जब हम तीसरे पद में वंदना करते हैं तो हम आचार्य को वंदना करते हैं और हमारे वर्तमान में आचार्य श्री महाशमन जी है। नाइस। इसके 8 गुण होते हैं। इस तरीके से आप गुण भी बता सकते हैं बच्चों को, कलर बता सकते हैं। जब बच्चा नमस्कार महामंत्र बोलेगा ना तो वो इस तरीके से आचार्य लिखा हुआ हम पहले बता दें तो बच्चे उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। हमारा मकसद वो नहीं है हमें नमस्कार महामंत्र ही करवाना है, लेकिन ये छोटी-छोटी जानकारी हम दे सकते हैं। इसी तरीके से उपाध्याय का कलर ग्रीन होता है। हम चौथे पद में उपाध्यायों को वंदना करते हैं। सही कहा, 36 गुण आचार्य के होते हैं और 25 गुण उपाध्याय के होते हैं। नमो लोए सव्व साहुणम, उसमें हम लोग के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करते हैं और उसका कलर होता है ब्लू और गुण होते हैं 27। इस तरीके से आप थोड़ी-सी बेसिक जानकारी उनको दे दें। उसके बाद में हम आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शन दे दें। 3 बार हम नमस्कार महामंत्र बोलेंगे और फिर हम एसोपंच नमोकारों का पाठ का उच्चारण करेंगे। तो जैसे उच्चारण करते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना है, शुद्धता से बोलना है। मैं आपको 2 पद बोल के बता देती हूँ। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं
नमो सिद्धाणम। आप इसकी जगह सिद्धाणंग भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में एम दिया हुआ है, फिर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ये टनकार है, बोलते हैं गुरुदेव फरमाते हैं इसलिए, लेकिन हम बुक्स के हिसाब से मैं का उच्चारण कर रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से लोए सव्य साउंडम तक हम 3 बार उच्चारण करेंगे, फिर एसो पंचण मुकारो ये वाला उच्चारण 1 बार करेंगे। बच्चों में इसकी आस्था प्रबल करे, बच्चों को ये बोले कि हम जैन है, तेरापंथी है, कम से कम हमें 27 टाइम तो नमस्कार महामंत्र अवश्य बोलना है। अगर बच्चे एक साथ में नहीं बोल सकते, अर्ली मॉर्निंग उनका स्कूल रहता है, तो बच्चों को इस तरीके से बोल सकते हैं, सुबह उठकर आप 5 टाइम बोल दीजिए, रात को सोते समय 7 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम खाना नाश्ते के पहले, 5 टाइम खाने के पहले, 5 टाइम शाम के डिनर के पहले, तो इस तरीके से बच्चों का पूरा 27 टाइम हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें और वापस अगली ज्ञानशाला में उनसे फीडबैक भी लें कि किन-किन बच्चों ने नमस्कार महामंत्र बोला है। क्योंकि बच्चे क्या एसएसबी 1 से 2, 3, 4, 5 में आ जाते हैं और पीछे का जो हमारा बेस है वो भूल जाए या बेस में उनकी श्रद्धा स्ट्रांग ना हो तो ये अच्छा नहीं है। तो एज़ अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम हमारे इष्ट मंत्र में तो उनकी श्रद्धा प्रबल हो और उसके चमत्कारों को वो जाने। उसके बाद सेकंड है गुरु वंदना। गुरु वंदना में हमें सीधे खड़े रहना है, हाथ आनन केंद्र पर जुड़े हुए रहेंगे। बच्चों को बताना है कि जब हमारे क्षेत्र में साधु-साध्वी आते हैं, तब हमें वंदना करनी चाहिए उठ बैठकर 3 बार। अगर हम गुरुदेव के वहाँ पर जाते हैं, तो भी हमें वंदना करनी चाहिए और अगर गुरुदेव कि वहाँ पे नहीं जा सकते, हमारे क्षेत्र में साधु-साधु विराजित नहीं है, तो गुरु दिशा में भी हम हमेशा उठकर वंदना कर सकते हैं। गुरु वंदना में आपकी पहले पोजीशन रहती है, सीधे खड़े रहेंगे, हाथ आनन केंद्र पर जुड़े हुए। उसके बाद में जब प्रदक्षिणा देते हैं, तो प्रदक्षिणा नाभि से मस्तक के बीच में रहती है। ये आपकी बुक के ही पेज उसको प्रिंट करवाया हुआ है। तो प्रदक्षिणा के टाइम पे नाभि से मस्तक के बीच में इस तरीके से 3 टाइम हम हैंड्स को रोटेट करते हैं। तो अभी हम बोलते हैं दाएँ से बाएँ प्रदक्षिणा करो या राइट टू लेफ्ट करो, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं, बच्चों आपका राइट हैंड कौन-सा है? ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए नाभि से मस्तक तक 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे इस तरीके से। 3 बार प्रदक्षिणा जब हम करते हैं, तब मन में तिक्खुतो आयाहीणम, पयाहीणम, करेमी ये पाठ करके हम वंदन मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले देने हैं, विधि पूरी बता देनी है और जब हम वंदामि नमनसामि करते हैं, तो 30 डिग्री तक इतना झुकना है। इन दोनों शब्द में हमें इस तरीके से झुकना है, वंदामि नमनसामि, सक्कारेमि, सक्कारेमि से हम पूरा पाठ विधिवत वापस वंदनासन में बैठकर बोलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं वंदामि नमनसामि में हम इस तरीके से 30 डिग्री झुकते हैं। फिर पुनः पूरा पाठ इस अवस्था में करते हैं। जब लास्ट में मत्थेन वंदामी आता है, तब दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक को ज़मीन पर स्पर्श करते हुए पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना करते हैं। बच्चों को इस तरीके से बताना है पंचांग मुद्रा क्या है, जब दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक ज़मीन को स्पर्श करते हैं, तो पंचांग मुद्रा होती है। क्योंकि हमारे बुक में भी क्वेश्चन्स आते हैं और बच्चों को एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। 3 बार इस तरीके से उठ बैठकर वंदना करने के बाद हम वंदे गुरुवरम या वंदे मुनिवरम, वंदे सतिवरम करके ज्ञान उनके वंदे गुरुवरम में हाथ जोड़कर अरज करूँ, आपके तनु रत्न में सुख साता है। बच्चों को बताना है तनु का अर्थ है शरीर और रत्न, रत्न कौन से हैं हमारे आचार्यों के पास या चारित्रात्माओं के पास? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो हम उनके शरीर की और उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सुख-सता पूछते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को पूरा बता देना है, उसके बाद पाठ करवाना है और उनको बोलना है कि हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम श्रावक हैं, तो साधु-साध्वियों को और गुरुदेव को वंदना करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी श्रद्धा प्रबल होती है और हमारे भाव, हम बोलते हैं ना भाव वंदना करते, द्रव्य वंदना करते, तो हमारी वंदना के साथ हमारे भाव भी गुरुदेव के को पहुँचते हैं, भले हम यहाँ पर रह के भी वंदना करते हैं तो। तो इस तरीके से थोड़ा-सा हमें बच्चों को समझाना है। उसके बाद में तीसरा आता है त्रिपदी वंदना। त्रिपदी वंदना में पोज़ीशन रहेगी, हम वंदनासन में बैठेंगे, हाथ आनन केंद्र पर जुड़े हुए। 3 पदों में की जाने वाली वंदना त्रिपदी वंदना। 3 पद कौन-कौन से? अर्हम, गुरुवरम और सच्चम। जब हम स्टार्टिंग में बैठे होते हैं तो हमारी पोजीशन ये होती है, बच्चों को वन्नासन और वज्रासन में भी कन्फ्यूज़न होता है। तो वन्नासन में इस तरीके से एड़ी, पंजे स्ट्रेट रहते हैं और वज्रासन में हमारे फ़ोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को एक बार समझा दें। इस अवस्था में हम बैठेंगे, टीचर्स ओम का उच्चारण करेगी, तब बच्चे वंदे इसी पोजीशन में बैठ के बोलेंगे। जब रिम का उच्चारण करते हैं, तब फर्स्ट बार बच्चे अरहम कर बोलते हुए झुकेंगे, इस तरीके से ज़मीन पर स्पर्श करेंगे मस्तक को, जिस तरीके से हम मत्थेन मंदामी में करते हैं, उसी तरीके से।
उसके बाद में बच्चा उस तब तक इसी अवस्था में झुका रहेगा जब तक हम शिम का उच्चारण ना करें। और दूसरी बार में वंदे गुरुवरम करते हैं और तीसरी बार में वंदे सत्यम कर 3 पदों में ये वंदना की जाती है। अभी बच्चों को ये भी सिखाएँ कि अर्हम यानी हम हमारे अरहंतों को वंदना करते हैं, गुरुवरम में हमारे जो वर्तमान में गुरु हैं हम उनको वंदना करते हैं और सत्यम यानी हम सत्य धर्म को वंदना करते हैं। तो इसमें देव गुरु धर्म को वंदना की जाती है, जिससे हमारी देव गुरु धर्म में श्रद्धा प्रबल होती है। हम झुकते हैं, हमें विनम्रता के भाव आते हैं और झुकते हैं यानी झुकना यानी अकड़पन की निशानी नहीं होती है, झुकना यानी वो विनम्र है, शांत है यानी हमारा क्रोध भी शांत होता है। तो इस तरीके से बच्चों को लॉजिक के साथ में इसके लाभ भी बताएँ तो बच्चा अवश्य करेगा। दूसरी चीज़ बच्चे कभी वंदे फर्स्ट बार में गुरुवरम भूल जाते हैं, सेकंड टाइम में सत्यम भूल जाते हैं। तो उनको ये सीक्वेंस याद कराने का भी एक तरीका है कि बच्चों को एबीसीडी बाय हार्ट होती है। एबीसीडी में ए पहले आता है, जी बाद में आता है, एस पहले एस सबसे लास्ट में आता है। तो बच्चे उस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। अरहम ए, फिर गुरुवरम जी और सत्यम का एस लास्ट में आता है। तो बच्चों को ईज़ी हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है उन पर, गलत नहीं करते सबसे मेन तो। हम करवाएँगे और फर्स्ट में फिर अरहम को ही वंदना करेंगे, सेकंड में गुरुवरम को ही करेंगे। तो इस तरीके से वंदना करवानी है। कभी-कभी आप जैसे जिन बच्चों को अच्छे से आता है उनको भी आगे बिठाकर करवा सकते हैं ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम उनसे कुछ चीज़ करवाते हैं, वो पोज़ीशन नहीं बोलते या लाभ नहीं बताते हैं या कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम उनको करेक्ट करते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। ये हमारे 3 प्रयोग हुए, उसके बाद चौथा प्रयोग है ज्ञानशाला गीत। ज्ञानशाला गीत सबको पता है, राम राम की वंदना भी बोलते हैं हम उसे और एवरी ज्ञानशाला में उसका उच्चारण भी करते हैं। अरम अरम की वंदना में हम सीधे खड़े रहते हैं, हाथ आनन केंद्र पर जुड़े हुए और आँखें कोमलता से बंद। इसमें आँखें बंद रखने का लक्ष्य ये है कि हमें पता है गीत के 4 पद्य हैं, 2 पद्य में भी बच्चों का ध्यान इधर-उधर हो जाता है। तो जब आँखें बंद रहती तो उस गीत के भाव क्या हैं, उन वर्ड्स के साथ में बच्चा अपने आप को कनेक्ट करे, इसके लिए आँखें बंद करवाते हैं। तो इसका यही एक रीज़न है मेन। और ज्ञानशाला गीत में एक चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है, जब भी ज्ञानशाला गीत का उच्चारण करें, भले आपकी स्थानीय ज्ञानशाला हो जो एवरी वीक लगती है या कहीं पे भी कोई प्रोग्राम में आप ज्ञानशाला गीत का उच्चारण करवा रहे हैं, तो आपको विधिवत आपको पोज़ीशन में तो रहना ही है, आपको खड़े रहना है। उस समय कोई भी बैठे ना रहे। और अगर कोई भी हमारे गेस्ट वगैरह है तो उनसे भी आप रिक्वेस्ट करें कि ज्ञानशाला गीत है इसलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएँ। क्योंकि जिस तरीके से नेशनल सॉन्ग हमारे लिए जन गण मन है, उसी तरीके से ज्ञानशाला के लिए ये नेशनल सॉन्ग से कम नहीं है। इसलिए अरम अरम की वंदना के समय सभी प्रशिक्षक बच्चे अवश्य खड़े होकर फिर एक साथ में सामूहिक संगान करें। इसके पद्य में आप देख सकते हैं जैसे विद्या के लिए, भाईचारे के लिए, त्याग तपस्या के लिए, इस तरीके से हर पद में कुछ ना कुछ उसके बेनिफिट्स और हमको संदेश दिए गए हैं। तो बच्चों को जो टफ वर्ड्स है उसके मीनिंग भी समझा दें ताकि बच्चे जब उच्चारण करते हैं तब उन्हें उन चीज़ों का पता हो कि इसको क्या बोलते हैं। तो जहाँ पे भी टफ-टफ वर्ड्स है, जैसे विनय, अभी विनय का बच्चा मतलब नहीं समझता तो विनय नहीं पोलाइटनेस, क्योंकि हम विनम्र होते हैं, विनय के हमारे भाव होंगे तभी हमारे अंदर विनम्रता आती है। तो जो भी हार्ड वर्ड्स है उसके एक बार मीनिंग्स अवश्य बता दें और अच्छे से इसका संगान करें। इसका ऑडियो भी है। इसकी डालम जी वैसे आपने अपनी स्वयं की राग में इसका ऑडियो भेजा हुआ है, तो आप उस ऑडियो के हिसाब से राग भी एक जैसे करें क्योंकि कहीं पे अरहम अरहम की वंदना फले त्याग तपस्या ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से नहीं। मतलब कविता पढ़ रहे हो इस तरीके से भी संगान किया जाता है, ऐसा नहीं है। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। तो उसकी बहुत अच्छी राग डालम जी भी सबके उसमें है ऑडियो में, तो उससे आप बिल्कुल शुद्ध और सही राग में सीखें। उसके बाद है ज्ञानशाला प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के कितने बिंदु हैं वो आपको जानकारी रहनी चाहिए। प्रतिज्ञा के 7 बिंदु हैं, आपको सारे सीक्वेंस में बुलवाने हैं, आगे-पीछे नहीं बुलवाने हैं। प्रतिज्ञा में पोज़ीशन रहेगी पैरों का वी शेप। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों के पैर वी शेप में रहेंगे, वीडियो में दिया हुआ है, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ आनन के ऊपर जुड़े हुए। बच्चों को जब प्रतिज्ञा करवाते हैं, तब मैंने जैसा कि बताया आपको टफ वर्ड्स की मीनिंग बता देने हैं, जैसे गौरव यानी प्राउड या व्यसन मुक्त में जैसे आप बोलते तो नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इस तरीके से आप या शाकाहारी यानी प्योर वेज, इस तरीके की चीज़ें आप बच्चों को पहले बता दें, फिर इसकी प्रतिज्ञाएँ दिलवाएँ। जब बच्चा प्रतिज्ञा करता है तब उसको आपको बोलना है कि ये प्रोमिसेज़ आप कर रहे हो, आपको लाइफ़ टाइम इनको फ़ॉलो करना है
और हम आप समझिए कि कम से कम 50 ज्ञानशालाएँ, 55 ज्ञानशालाएँ हमारे पूरे वर्ष में होती है और बच्चा अगर 50-55 बार कोई भी चीज़ बोलेगा, तो उसको ये तो पता चल ही जाएगा कि मैंने ये चीज़ बोली हुई है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो अभी आज वाला हमारे साथ में है, पेरेंट्स के साथ में, लेकिन कल जब पढ़ाई के हिसाब से बाहर जाए या बिज़नेस के हिसाब से बाहर जाए, तो भी कभी गलत रास्ते पे नहीं जाए, वो अपनी वैल्यूज़ ध्यान में रखे कि हमारे में नॉन-वेज नहीं खाना है, कहीं पे भी चले जाइए, स्मोकिंग नहीं करनी है, बैड वर्ड्स नहीं बोलने, ये चीज़ें उनको बचपन से ही आप संस्कार भरेंगे उनमें कूट-कूट कर, तो वो लाइफ़ टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो सातों बिंदु सीक्वेंस में आपको याद करवाने हैं, ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानशाला का विद्यार्थी हूँ, मैं अनुशासन का पालन करूँगा, नहीं। आपको चाहे 25 बोल हो, ज्ञानशाला प्रतिज्ञा हो, कोई भी चीज़ हो, भले आप ज्ञानशाला गीत सिखाते हो तो भी सीक्वेंस वाइज़ उनको पद्य याद करवाएँ। हो सकता है आपके प्रोग्राम में आप कभी 2 पद्य का उच्चारण करना हो तो 2 का ही करें, लेकिन आपको बच्चों को चारों चीज़ें सीक्वेंस वाइज़ सिखानी है, भला ज्ञानशाला गीत हो, प्रतिज्ञा हो या कोई भी पाठ आप पढ़ाते हैं तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें, आगे-पीछे पढ़ाने की आदत ना डालें क्योंकि जैसा हम सिखाते हैं, बच्चा वैसे ही सीख लेता है। संकल्प में भी ऐसे ही करते हैं। जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ और फिर मैं तेरापंथी हूँ, मैं जैन हूँ, कैसा भी हम करवा देते नहीं। सारे संकल्प भी आपको सीक्वेंस में कराने हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हमारे 5 बिंदु है जिनका समय रहा 15 मिनट। 15 मिनट में ये पाँचों चीज़ें हमें कंप्लीट करवानी है। उसके बाद में आता है प्रेक्षा ध्यान एवं जीवन विज्ञान। प्रेक्षा ध्यान एवं जीवन विज्ञान का समय है 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 2 तरह के प्रयोग करवाने हैं। एक तो रेगुलर और एक अ, वैकल्पिक यानी आप ऑप्शनल करवा सकते हैं। रेगुलर नियमित प्रयोग में 2 ही प्रयोग है, महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्रा और बाकी जो सारे हैं वो ऑप्शनल में हैं। कभी आपने 2 आसन करवा दिए, कभी एक ध्यान का प्रयोग करवा दिया, जो प्रारूप में पाँचों आसन दिए गए। समय सारणी के समय में आपको प्रारूप के पाँचों आसन ही करवाने हैं। ज्ञानशाला की बुक्स में भाग 1 में अलग, भाग 2 में अलग-अलग आसन आ गए हर भाग में। वो आपको जब अपनी क्लास की स्टडी करवाते हैं, तब आपको करवाने हैं। तो 2 नियमित करवाए जाने वाले आसन जैसे मैंने बताया महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्रा। महाप्राण ध्वनि में आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना है सबसे पहले पोजीशन। सुखासन में बैठें, हमें पता है आसन आप चाहें तो वज्रासन, वनासन या सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन काफ़ी तरह के आसन हैं। पर ज्ञानशाला में एकरूपता रहे उसके लिए हमें सुखासन में ही ये चीज़ें करवानी है। तो बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन दे दें सुखासन में बैठें, गर्दन कमर सीधी, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा एक बार बच्चों को बता दें ज्ञान मुद्रा इस तरीके से होती है। ये दोनों टिप्स मिले रहते हैं, हमारे थंब के और मेन फिंगर के, इंडेक्स फिंगर कुछ भी जो बच्चे समझे और बाकी 3 उँगलियाँ इस तरीके से स्ट्रेट हमें हमारे घुटनों पर रखनी है। एक बार आप बच्चों को बता दीजिए, बच्चे हर बार उसी तरीके से करेंगे क्योंकि वितराग मुद्रा भी होती है। जो हम इस तरीके से एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखकर करते हैं, लेकिन वीतराग मुद्रा में ज्ञानशाला में नहीं करवानी है। ज्ञानशाला में एकरूपता की दृष्टि से आपको ज्ञान मुद्रा ही बताई गई है और आपको वही बच्चों को करवानी है। और उसके बाद में बच्चों को आँखें कोमलता से बंद करने के लिए बोले। एक बार आप बता दें कि मैं इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दूँगी और आपको ये प्रयोग इस तरीके से करना है। हम इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? सुखासन में बैठें, गर्दन कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, आँखें कोमलता से बंद। धीरे-धीरे नाक से श्वास लें और नाक से श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करें। हम्म। आपको इसी तरीके से बोलना है श्वास भरे, श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करें। मैंने नाक से इसलिए बोला है कि बहुत बच्चे मुँह खोल देते हैं या मुँह से श्वास ले लेते हैं, तो आप एक बार क्लियर करें कि हमें श्वास भरते समय भी नाक से ही लेनी है और श्वास छोड़ते समय जब गुंजन करना है भंवरे की तरह तब भी नाक से ही करना है। तो इस तरीके से उनकी वही आदत होगी। मापदंड ध्वनि हमें 3 बार करवानी है। आप इंस्ट्रक्शन दे दें, श्वास भरे हर बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे करेंगे। बच्चों में इसके लिए भी अ, उनका मतलब ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो इस चीज़ के अंदर, उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं या बच्चों को आप बोल सकते हैं कि ये प्रयोग आप केवल 7 डेज़ अगली ज्ञानशाला में आते हो तब तक 10 मिनट के लिए घर पे करके देखो। उसके बाद आप पढ़ने बैठो, आपको कितना जल्दी याद होता है या आप में कितना इम्प्रूवमेंट होता है कि आपको ये लगेगा कि चीज़ें कितनी याद रहती है आपको। क्योंकि इस महाप्राण ध्वनि का वास्तव में बहुत इफ़ेक्ट होता है, जिन बच्चों की मेमोरी कम है या उनको जल्दी से याद नहीं होता है या कंसंट्रेशन नहीं कर पाते पढ़ाई के टाइम पे, उनका ध्यान बहुत भटकता है, उनके लिए बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं रामबाण इलाज है, बहुत अच्छा प्रयोग है ये और इतना ईज़ी है ना कि वो किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब उन्हें 5 मिनट का टाइम हो, तो शांत जगह पे बैठ के कर लीजिए, बच्चों को आप इस तरीके से मोटिवेट अवश्य करें।
और सबसे मेन आप इसका लाभ अवश्य बताएँ, क्योंकि जब तक हम लाभ नहीं बताते ना, बच्चा कोई चीज़ करेगा नहीं, कि इसका क्या बेनिफिट है मैम? बहुत सारे बेनिफिट है इसके, पर सबसे मेन आप बच्चों को बताइए कि हमारी आवाज़ मधुर होती है। सब चाहते हैं कि उनकी आवाज़ मधुर हो, अच्छी हो। जैसे मेरी भी आवाज़ मोटी है, तो मुझे लगता है हाँ, आवाज़ मधुर हो तो हम कोई भी गीत का संगान करते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बच्चों को समझाएँ। सबसे मेन पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है तो आप महाप्राण ध्वनि करके बैठिए, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आपको जल्दी से याद होगा। एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध शांत होता है। तो इस तरीके से आप उनको ये बताएँ। और अगर बच्चों को थोड़ा-सा ऐसा लगे नहीं इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आपका उन्हें बोलो राइट हैंड ऊपर रखो और फिर मतलब ये महाप्राण ध्वनि करो। जब हम इस टाइम ऐसा करके महाप्राण ध्वनि करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन हमारे यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं, तो बच्चों को फ़ील होगा कि हाँ, मैं महाप्राण ध्वनि कर रहा हूँ, इसका वास्तव में इफ़ेक्ट होता है। 2-3 बार अगर उसने ऐसा फ़ील कर लिया, उसके बाद में वो हाथ नहीं रखेंगे, तो भी उनको समझ में आएगा कि नहीं, वास्तव में इसका इफ़ेक्ट होता है, मेरी बॉडी में इस तरीके से कंपन हो रहे हैं और मेरी सब एक्टिव हो रही, न्यूरॉन सारे एक्टिव हो रहे हैं। तो बच्चों को इसमें ट्रस्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रयोग है नमस्कार मुद्रा। ये मैं रेगुलर कराए जाने वाले प्रयोग बता रही हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम पूछते हैं भला एग्ज़ाम्स में, तभी टीचर्स बोलती थी कि जैसे ताड़ासन और महाप्राण ध्वनि रेगुलर प्रयोग है। ताड़ासन भी हम करवाते हैं पर वो रेगुलर प्रयोग नहीं है। या भला आप कोणासन करवाते हैं या लघु कैसे करवाते हैं, वो रेगुलर प्रयोग नहीं है। रेगुलर प्रयोग सिर्फ़ 2 ही हैं, महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्राएँ कितनी हैं? एक बार आप चैट बॉक्स में बताएँगे? नमस्कार मुद्राएँ कितनी हैं? वेरी गुड। नमस्कार मुद्राएँ 5 हैं। पाँचों मुद्राएँ हम करवाते हैं, उसके पहले आपको उसमें भी पोज़ीशन बता देनी है नमस्कार मुद्रा की, कि वज्रासन में बैठें, हाथ आनन केंद्र पर जुड़े हुए। ये पोज़ीशन आपने बच्चों को बता दी। फिर आप उनको एक बार चीज़ बता दीजिए कि जब हमारे हैंड्स ऊपर जाते हैं, तब हमें श्वास लेनी है। जब हमारे हाथ वापस पहले वाली पोज़ीशन में आते हैं, भला ऐसे आओ, भला ऊपर से नीचे आओ, तो हमें श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है हाथों को। क्योंकि जब हम श्वास का बार-बार बोलते हैं, तो बच्चों को भी करने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम भी प्रॉपर नहीं करवा पाते हैं। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे देना है। उसके बाद में जैसे आप मैं करके बताती हूँ। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। आपको इसे काउंटिंग में करवानी है। 1 1 में इस तरीके से हाथ ऊपर जाएँगे, मैं थोड़े ही कर रही हूँ, बाकी आपको हाथ इस तरीके से ऊपर करने हैं, ये पोज़ीशन 1 में रहेगी। जब हाथ नीचे लाएँगे, वापस आनंद केंद्र पर हाथ आएँगे। अभी आप चाहें तो ये जब करवाते हैं, उसके पहले आप इस तरीके से बोल सकते हैं, अरम मुद्रा करेंगे, अरम मुद्रा बोल दिया, फिर आपने ओम ह्रीम नमो अरहंताणम बोला, फिर उसकी निष्पत्ति बता दी वीतरागता। इसकी निष्पत्ति होती है वीतरागता। तो इसी तरीके से आप सेकंड मुद्रा कराते समय बोल सकते हैं, सिद्ध मुद्रा, दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। और दूसरी मुद्रा कराएँगे तो 1 1 में हाथ ऊपर जाएँगे, 2 में इस तरीके से बर्ड्स के जैसे खुलेंगे, 3 में वापस हाथ इस तरीके से क्लोज़ होंगे और 4 में हाथ नीचे आएँगे। आपको ये मुद्राएँ काउंटिंग में ही करवानी है और आपको काउंटिंग में ही दी गई है। ये मेन मुद्रा की पोज़ीशन ये होती है, जब सिद्ध मुद्रा होती है, आचार्य मुद्रा में इस तरीके की पोज़ीशन होती है, उपाध्याय मुद्रा में ये 5 शेप होता है, मुनि मुद्रा में इस तरीके से अंजलि को हम नीचे लाकर मस्तक ज़मीन पर स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके से आपको उनको मुद्रा की पोज़ीशन बतानी है, करके बतानी है। निष्पत्ति साथ में बताते जाना है कि इसकी निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। तो इस तरीके से बच्चों को मुद्रा का नाम याद होता है, मुद्रा कैसे करनी है वो याद होती है और मुद्रा की निष्पत्ति क्या है, कि इसका बेनिफिट क्या है ये मुद्रा करवाने का। निष्पत्ति मतलब इस मुद्रा का बेनिफिट क्या है। पर्टिकुलर आपने अरहम मुद्रा करवाई है, तो उसकी पर्टिकुलर है वीतरागता। और पूरी मुद्राओं के क्या लाभ है वो आपको बुक में पढ़ना, फर्स्ट लाइन में लिखे हुए हैं कि शारीरिक, मानसिक जो सारा विकास होता है, वो पूरी पाँचों मुद्राओं का सामूहिक लाभ क्या है, वो आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों को बताना है। अभी जिस तरीके से आचार्य मुद्रा में हम 1 में हाथ इस तरीके से करते हैं और 2 में वापस हाथों को आनंद केंद्र पर लेके आ जाते हैं। उपाध्याय मुद्रा में आपने हाथ ऊपर किए, 1 में आपके हाथ ऊपर जाएँगे, पूरे ऊपर करने हैं, मैं आपको जस्ट बताने के लिए सामने कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आपके हाथ ऊपर जाएँगे 1 में, 2 में आपको पान शेप करना है, 3 में आपको गर्दन ऊपर करके पान में देखना है, 4 में गर्दन नीचे होगी, 5 में इस तरीके से पान शेप क्लोज़ करना है और 6 में हाथों को धीरे-धीरे नीचे लाना है। तो इस तरीके से आपको बतानी है। इसी तरीके से मुनि मुद्रा में 1 में आपके हाथ इस तरीके से रहेंगे, 2 में अंजलि खुलेगी, 3 में आपको इस तरीके से अंजलि को नीचे रख के मस्तक को ज़मीन पर झुकाकर करनी है वंदना,
4 में वापस ऊपर आएँगे अंजलि के साथ में, 5 में अंजलि क्लोज़ और 6 में आपके हाथ इस तरीके से नीचे। पूरी काउंटिंग में आप करवाएँगे, बच्चे एक जैसी करेंगे और आपको इसकी साथ-साथ में निष्पत्ति अवश्य बतानी है। ये हमारी हो गई 5 मुद्राएँ, 2 रेगुलर कराए जाने वाले प्रयोग महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्राएँ, ये दोनों हो गए हैं। उसके बाद में आते हैं वैकल्पिक प्रयोग, ऑप्शनल प्रयोग, बदल-बदल कर कराए जाने वाले प्रयोग, जिसमें पहला है जो हमारे 5 आसन हैं, उसमें पहला आसन है संपाद आसन। संपाद आसन में हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको सामने किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी है, वो बोल सकते हैं। इस तरीके से आपने कोई कैंडल या कोई भी एक चीज़ बता दी कि आपको यहाँ पर कॉन्संट्रेट करनी है अपनी आईज़, ऐसा बता सकते हैं। और कुछ नहीं तो अपने सामने इस तरीके से अंगूठा रख के आपको अपने थंब को इस तरीके से देखना है, जब तक आपकी आईज़ जलने ना लगे तब तक क्लोज़ नहीं करनी और थोड़ा भी आपको लगे आईज़ जल रही तो आईज़ ब्लिंक कर ले। तो इस तरीके से बच्चों को कोई एक आधार मिलना चाहिए कि वो कहाँ देखें, नहीं तो इधर-उधर देखते हैं फिर वो संपाद आसन का मीनिंग नहीं निकलता है। संपाद आसन में एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, सीधे खड़े रहें, हाथ शरीर से सटे हुए, इस तरीके से अगर आपको वो करवाना है इस तरीके से तो बच्चे थंब आगे लाएँगे, नहीं तो आपके हाथ शरीर से सटे हुए ही रहेंगे। बच्चों को इसका लाभ अवश्य बताएँ, लाभ की शॉर्ट फॉर्म बता दें ताकि बच्चों को वो अच्छे से याद रहता है। आए रहते, आँखों की रोशनी बढ़ती है, ए से एकाग्रता बढ़ती है, र से रक्त संचार संतुलित होता है, थ से थकान दूर होती है। अभी बच्चा रक्त संचार में नहीं समझता है तो आप उसे ब्लड सर्कुलेशन बोल दें, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है हमारा अच्छे से अच्छा रहता है तो बच्चे समझ जाएँगे। फिर है सेकंड आसन ताड़ासन। ये सारे प्रयोग भी वीडियोज़ में दिए गए हैं, आपको वीडियोज़ बार-बार देखने हैं क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको बच्चों को सिखाना है। सेकंड है ताड़ासन। ताड़ासन में ये भी काउंटिंग के साथ में है और आपको इसमें खड़े रहने के लिए पोज़ीशन बतानी है, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, यानी पैरों का वी शेप। उसके बाद में आपको बच्चों को बोलना है 1 में हाथ इस तरीके से लॉक होंगे, 2 में आपको हाथों को पलटना है, 3 में हाथ इस तरीके से ऊपर जाएँगे, पूरा करना है, ऊपर में आपको जस्ट दिखिए इसलिए इतना सा बता रही हूँ। 4 में आपको पंजों के बल खड़ा हो जाना है, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, पैरों को नीचे स्ट्रेच करना है, 5 में वापस एड़ी ज़मीन पे टिकेगी, 6 में हैंड्स नीचे आएँगे, 7 में हैंड्स को सीधा करना है और 8 में हैंड्स को इस तरीके से खोल देना है। पूरी काउंटिंग के साथ में कराना है आपको ताकि बच्चे बराबर से करें। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब हमारे हाथ ऊपर जाएँगे, तो हम श्वास भरेंगे। कभी भी हम ऊपर जाते हैं तो श्वास भरेंगे। जब हम एड़ी के पंजों के बल खड़े हो जाते हैं, एड़ी ऊपर होती है तब हम श्वास छोड़ते हैं। वापस हम ज़मीन पर आते हैं तो श्वास भरते हुए आते हैं और वापस हाथ छोड़ते हुए नीचे लाते हुए श्वास छोड़ते हैं। और बच्चा अगर श्वास लेने छोड़ने का बोल नहीं पाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो काउंटिंग में करके बताता है यानी उसे समझ में आया है। ये बेसिक चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बच्चा कोई भी एक्सरसाइज़ करे, भले आपके समक्ष करे, घर पे करे या किसी के भी सामने करे, खुद के ओन के फ़ायदे के लिए भी करें तो उसे ये ध्यान होना चाहिए कि कोई भी चीज़ में हम ऊपर जाते हैं तब हमें श्वास लेनी है, जब हम झुकते हैं तो हमें श्वास छोड़नी है। तो ये बेसिक चीज़ आपको बतानी है। जब ये मेन पोज़ीशन रहती है ताड़ासन की जब हम हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ये हमारी ताड़ासन की मेन पोज़ीशन रहती है। इसके लाभ बताएँगे, किसी को शॉर्ट फॉर्म पता है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। ताड़ासन की लाभ की शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्योंकि जब तक आप बच्चों को लाभ नहीं बताएँगे वेरी गुड, आलस कहते हैं। आ से आलस दूर होता है। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मैं आलसी हूँ या माँ-बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे आलसी हो। तो आ से आलस दूर होता है, ल से लंबाई बढ़ती है। सब जन लंबा होना चाहते हैं। अगर ज्ञानशाला में कोई बच्चा छोटा है तो उसे बोलो कि रेगुलर इसका प्रयोग करो, तो तुम ज़रूर लंबे हो जाओगे। और इससे इफ़ेक्ट होता भी है जब एक पर्टिकुलर ऐज में हम करवाते हैं ये प्रयोग, तो लंबाई भी बढ़ती है, क से कब्ज़ दूर होती है और त से तनाव दूर होता है। इस तरीके से कब्ज़ में बच्चा नहीं समझे तो उससे बता दो जब हमारा पेट गड़बड़ रहता है, पेट साफ़ नहीं होता है, तो ये आसन हमें करना चाहिए फिर वॉशरूम में जाओ। क्योंकि बच्चों को हमें लगता है कि नहीं बताना चाहिए पर कुछ-कुछ चीज़ें बतानी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें उनकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आपके इस छोटे से प्रयोग से बच्चा कंफर्टेबल हो सकता है अपनी डेली रूटीन की लाइफ़ में। फिर तीसरा है कोणासन। कोणासन में सीधे खड़े रहना है, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, हाथ शरीर से सटे हुए। जब हम 1 बोलते हैं, 1 में इस तरीके से जैसे राइट हैंड अप किया या लेफ्ट हैंड अप किया, आप किसी भी एक हाथ से पहले करवाएँगे। 1 में पोज़ीशन बॉडी की इस तरीके से रहेगी। अगर अभी हाथ ऊपर गया, तो हम श्वास भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको हाथ इस तरीके से साइड से ऊपर नहीं लाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी आप आसन करते हो, बोला कोणासन करो, पादहस्तासन करो, पादहस्तासन में भी आपको हाथ सामने से आगे लाना है, साइड से नहीं लाने।
कोणासन में भी आपको हाथ इस तरीके से सामने से लाना है और फिर जितना झुक सकते हैं झुके। इस तरीके से आपको नहीं झुकाना है। जितना झुक सकते हैं झुकिए कि आपकी नीज़ बेंड ना हो, कि आपकी झुकने की पोज़ीशन ऐसे होती है, बहुत जन ऐसे झुका लेते हैं। तो इस तरीके से आपको हाथों को नहीं झुकाना है। जितना आपका बॉडी झुक सकता है उतना ही झुकाना है, नीज़ को बेंड नहीं करना है। 1 में बच्चों की पोज़ीशन ऐसे रहती है जब श्वास भरते हैं, 2 में जब झुक रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से झुक जाते हैं। 3 में पुनः ये पोज़ीशन हो जाती है जब श्वास भरते हुए बच्चे इस तरीके से खड़े रहेंगे और 4 में श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने से शरीर को सटाकर थाइस के वहाँ पर लेकर आएँगे। इस तरीके से आपको जैसे एक बार आपने राइट हैंड से करवाई है, तो एक तरीके से लेफ्ट हैंड से भी कराएँगे। इसकी है चेक फेक, जो ये वाली कोणासन है उसकी है चेक फेक। चे से चेहरा तेजस्वी होता है यानी ब्राइट होता है, ग्लो करता है। बच्चों को अपने वर्ड्स में आप चीज़ें समझाइए क्योंकि बच्चे सब चीज़ें नहीं समझते हैं। कैसे कमर लचीली होती है, से फेफड़े मजबूत होते हैं और कैसे कंधों और हाथों का दर्द दूर होता है। तो इस तरीके से चेक फेक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं ना तो बच्चों को लाभ इज़िली याद हो जाते हैं और बच्चे वो चीज़ें करते हैं जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि हाँ, मेरा चेहरा ग्लो करे, मेरी स्किन ग्लो करे। तो रेगुलर प्रयोग से होता है, 1-2 बार में कुछ भी नहीं होता है, बच्चों को ये चीज़ भी समझाएँ। फिर 5वां आता है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन यानी सॉरी चौथा आता है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आपको दोनों हाथ सामने की तरफ से ऊपर लाने हैं। 1 में श्वास भरते हुए इस तरीके से थोड़ा पीछे की ओर झुकना है। 2 में हम नीचे झुक रहे हैं तो आपको पता ही है हमें श्वास भर छोड़ते हुए नीचे झुकना है। श्वास छोड़ते इस तरीके से नीचे झुकेंगे और अपनी हथेली को ज़मीन पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो अपनी फिंगर्स भी आप ज़मीन पर स्पर्श करने का प्रयास कर सकते हो या आप अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें अपने हाथों से और प्रयास करें कि इस तरीके से मस्तक घुटने को स्पर्श करे। कुछ-कुछ बच्चों का स्पर्श होता है, नहीं होता है इसलिए बोल दें कि प्रयास करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कोई भी आसन में बच्चों से जितना होता है उतना करवाना है, उनको ज़बरदस्ती नहीं करवानी है। बहुत बच्चों के भला हमें लगता है बच्चे लेकिन फिर भी उनकी ज़मीन पर हाथ स्पर्श नहीं होते, अगर वो पतले हैं तो भी नहीं होते हैं। क्योंकि हो सकता है उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल ना हो या किसी के हैंड्स इतने लंबे नहीं होते, तो बच्चों को बोला आपको प्रयास करना है। फिर 3 में पुनः श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर आएँगे और 4 में श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएँगे। तो इस तरीके से बच्चों को ये आसन करवाना है, उसके बाद इसके लाभ बताने हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है मेमो पास क्रो। मे से मेरुदंड लचीला होता है, बच्चों को मेरुदंड नहीं पता होता है, तो आप बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होता है। फिर मुँह से मोटापा कम होता है, सब चाहते हैं कि हम स्लिम ट्रिम बने, मोटे नहीं रहे, हम भी चाहते हैं, तो बच्चे तो व्हाट ऑब्वियस चाहेंगे ही चाहेंगे। तो मुँह से मोटापा कम होता है, वहाँ से पाचन तंत्र तंत्र सक्रिय होता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एकदम प्रॉपर काम करता है। से हाफ से मेमोपास क्रो बोला मैंने, तो स्मृति का विकास होता है, क्रोध शांत होता है। मेमोपास भी बोलते हैं, पर हमने एक क्रो और ऐड कर दिया क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो हमने मेमोपास क्रो कर दिया। आप मेमोपास से भी याद करवा सकते हैं क्योंकि स्मृति का विकास एवं क्रोध शांत एक साथ में दिया हुआ है, उसका बेनिफिट इसलिए। अभी 5वां आसन है शशांक आसन। ये जो मैं आसन बता रही हूँ आपको बदल-बदल कर करवाने हैं क्योंकि आपके पास में ओनली 15 मिनट का टाइम होता है। उसमें आपने 2 रेगुलर प्रयोग करवा दिए, उसके बाद में आपके पास में 7 से 8 मिनट का समय रहता है। उसमें आप 2 आसन से शायद ज़्यादा नहीं करवा पाएँ। एक ध्यान का प्रयोग 2 आसन करवा सकते हैं या कभी तीनों आसन करवा दिए, ध्यान का प्रयोग नहीं करवाया, इस तरीके से करवा सकते हैं। फिर 5वां आसन है शशांक आसन। शशांक यानी रैबिट, बच्चों को बोल सकते हैं रैबिट पोज़ होता है। शशांक यानी चंद्रमा की तरह शांत, इस तरीके से इसलिए इसको शशांक भी बोलते हैं, इससे हमारा क्रोध शांत होता है। बच्चों को रिलेट करें वर्ड्स को तो भी उनको समझ में आएगा। 1 में बच्चे सीधे उनके हाथ इस तरीके से सीधे रहेंगे घुटनों पे। 1 में श्वास भरते हुए इस तरीके से हाथ ऊपर आएँगे, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो श्वास भरना है जैसा मैंने आपको बताया। 2 में श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे झुकेंगे। अगर बच्चे या टीचर्स या कोई भी हम इस आसन को करते हैं और इस पोज़ीशन में अगर हमें रुकना है तो हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। नहीं रुकना है तो 3 में पुनः श्वास भरते हुए इस तरीके से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अगर आपको थोड़ी देर रुकना है कि हम 1-2 मिनट रुके हैं इस पोज़ीशन में, तो आप नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में ये कर सकते हैं और फिर पुनः श्वास भरते हुए इस तरीके से इस पोज़ीशन में आ जाएँ और श्वास छोड़ते हुए आपकी पोज़ीशन में फर्स्ट पोज़ीशन में आ जाएँगे। शशांक आसन, इसकी शॉर्ट फॉर्म कौन बताएगा? शॉर्ट फॉर्म है ना, आप अपनी सुविधा के अनुसार भी बना सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ले लिया। जैसे अभी हमने आलकत बोली है, बहुत जन आकलत भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आकलत रॉन्ग और आलकत ही सही है। आकलत में भी वही मीनिंग है और आलकत में भी वही मीनिंग है। तो आपको ये ध्यान रखना कि फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लेके आप ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दो ताकि बच्चों को याद हो जाए। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं तकरो आस्पी।
यानी त से तनाव दूर होता है, क्रोध से क्रोध शांत होता है, आ से आँख, पीठ दर्द में उपयोगी है और से हाथ से आ रहा है, स्मृति का विकास होता है। मैंने पी भी इसलिए रख दिया कि बच्चे अगर आँख के साथ में पीठ भूल जाए तो पीठ भी उनको ध्यान में आ जाए। तो इस तरीके से आप याद करवाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको और कोई ईज़ी वर्ड लग रहा हो कि नहीं इसको इस तरीके से ज़्यादा ईज़िली याद किया जा सकता है, आप अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बना के बच्चों को याद करा दें। तो ये हुए ज्ञानशाला के वैकल्पिक प्रयोग यानी बदल-बदल कर कराए जाने वाले प्रयोग में से 5 आसन हुए। अब इसमें है 3 ध्यान के प्रयोग। ध्यान के प्रयोग में लघु कायोत्सर्ग है आपके, दीर्घ श्वास प्रेक्षया है और स्मृति विकास अनुप्रेक्षया है। लघु कायोत्सर्ग यानी छोटा कायोत्सर्ग यानी 5 मिनट का कायोत्सर्ग। क्योंकि ज्ञानशाला में हमें उतना समय होता नहीं है कि हम 45 मिनट वाला कायोत्सर्ग करवाएँ। तो ये 5 मिनट वाला कायोत्सर्ग इसलिए हमने इसे लघु कायोत्सर्ग इसको नाम दिया गया है। इसमें भी आपको इस तरीके से पोज़ीशन बता देनी है। सुखासन में बैठे हैं, मेरुदंड गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा आँखें कोमलता से बंद। ये मैंने बहुत शॉर्ट में प्रयोग लिखा हुआ है। आपको बुक में प्रॉपर प्रयोग दिया हुआ है, आपको प्रॉपर ध्यान का प्रयोग किस लैंग्वेज में कराना चाहिए, कितनी स्लो और मतलब हम थोड़ी तेज आवाज़ में या आक्रोश वाली आवाज़ में ध्यान करवाते हैं तो कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो आवाज़ बहुत स्लो और मीठी हो कि ध्यान करने में इंटरेस्ट आए बच्चों को या ध्यान कर पाएँ। फिर शॉर्ट में हम मैंने इसमें लिख रखा है शरीर को स्थिर, शिथिल व तनाव मुक्त करें। तभी हमको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। इस तरीके से आपको बोलना है। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखें। इस तरीके से आपको ये टोन में बोलना है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम फटाफट से बोलते लघु कायस्थ क्या है? एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूँ लघु कायस्थ क्या है? तो क्या बोलना है हमें? पैर से लेकर सिर तक पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, ये है लघु कायस्थ। इन शॉर्ट एक लाइन में। आपको प्रयोग पूरे ही बताना है, प्रयोग पूरे ही करवाना है, पर बच्चे अगर एक बार घर पे भी करें ना, उनको शॉर्ट मेथड पता हो, तो एक बार उन्हें ये तो पता हो कि मुझे क्या करना है, ठीक है? उसके बाद में आप बच्चों को बोल दें कि अपने चित्त को पैर पर ले जाएँ, पैर से लेकर सिर तक सारे अवयव पर ले जाएँ, अभी अवयव नहीं समझते तो बोल दो बॉडी पार्ट्स पे ले जाना है और उन्हें शिथिल होने का सुझाव देना है। आप शिथिल की जगह बच्चों को रिलैक्स बता सकते हैं कि शिथिल का मतलब रिलैक्स होता है। रिलैक्स हो जाए, इस तरीके से भी बोल सकते हो या इस तरीके भी से भी बोल सकते हो कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। उसके बाद में आपको 5-7 सेकंड रुकना है कि बच्चा उस मतलब जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको अपनी बॉडी में पहुँचाए। उसके बाद में 5-7 सेकंड बाद में आपको बोलना है, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पैर से लेकर सिर तक पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। आप बच्चों को रिलैक्स भी कर सकते हो और शिथिल सिखाओ क्योंकि इसमें जो ध्यान की साउंड होती है वो बहुत अच्छी आती है और बच्चों को शिथिल का मतलब पता है रिलैक्स हो, उसे पता है कि मुझे रिलैक्स ही करना है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता दें और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में उनको प्रयोग करना है और जब हम ये प्रयोग संपन्न करते हैं तो 2-3 लंबे श्वास के साथ में प्रयोग संपन्न करना है। जब आपने बच्चों को ये प्रयोग करवा दिया है, तो आपको इसके लाभ अवश्य बताने हैं। कोई एक मेन लाभ बताएगा इसका क्या है? फटाफट टाइप करके बताएँगे। इसकी भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। रिलैक्स, सही बात है। सबसे मेन थकान दूर होती है। हम कभी भी थक रहे हैं, 5 मिनट आप ऐसा कर लीजिए, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी थकान दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे आप इसका जारोथ है या रोजात इस तरीके से किस भी तरीके से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। जैसे थकान दूर होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है, जागरूकता, धैर्य एवं साहस की वृद्धि होती है। अब आप बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं, जागरूकता बढ़ती है, धैर्य एवं साहस का विकास हो सकता है। तो आप चाहें तो इन पाँचों वर्ड्स का आगे-आगे का लेटर लेकर भी आप इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो मतलब नॉर्मली बोलने में जारोत सही रहता है और आपको चाहिए कि धैर्य और साहस का भी हम वर्ड इंक्लूड करें तो आप उसका भी फर्स्ट लेटर इंक्लूड कर कर उसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लाभ बताना है और मेन लाभ है हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद में दूसरा आता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा।
अभी जैसे नाम से ही पता है कि दीर्घ श्वास क्या होगी, लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। तो बच्चों को बताना है कि दीर्घ श्वास का शॉर्ट में प्रयोग बताना रहेगा तो क्या बताएँगे? लंबी श्वास लेनी है, लंबी श्वास छोड़नी है। पहले हमारा ध्यान नाभि पर केंद्रित होगा, जहाँ पर श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा और श्वास छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ेगा। ये कॉन्सन्ट्रेट करना है हमारा ध्यान यहाँ पे। फिर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल ये होता है। दोनों नथुनों के भीतर ये नहीं बताना है। दोनों नथुनों के भीतर का ये स्थान होता है संधि स्थल। फिर हमें हमारा ध्यान यहाँ पर कॉन्सन्ट्रेट करके हर आती-जाती श्वास पर जागरूकता से उसे देखनी है, आँख बंद करके देखनी है। तो ये शॉर्ट में बता देना है। इसमें भी जैसे मैंने शॉर्ट में बच्चों के हिसाब से लिखा हुआ है, पहले पोज़ीशन बता दी, जो पोज़ीशन सुखासन इसमें महाप्राण ध्वनि में है या लघु कायस्थ में है, वही इसमें भी है। उसके बाद में बच्चों को बताना है कि लॉन्ग ब्रीथिंग करनी है, यानी धीरे-धीरे श्वास लेना है। मैंने उनकी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा लिखा हुआ है कि धीरे-धीरे श्वास लेनी है, धीरे-धीरे श्वास छोड़नी है। जब बच्चे श्वास लेते हैं, तब हम बोलते हैं कि आपको लयबद्ध एवं समताल श्वास लेनी है। अब ऐसे वर्ड्स बच्चे समझ नहीं सकते, तो आप उनको बता सकते हो कि अगर हमने श्वास लेने में पहले 5 सेकंड लगाए हैं या 8 सेकंड लगाए हैं, तो दूसरी बार भी जब श्वास लें तो हमको उतने ही सेकंड में श्वास लेने की कोशिश ऐसी करनी है, क्योंकि एक आधा सेकंड इधर-उधर होता है। इतना परफेक्ट क्योंकि हम भी वॉच नहीं है कि इतना परफेक्ट हम कर पाएँ, तो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन बच्चों को फिर भी बोलना है कि समय का आप ध्यान रखें कि हम एक जैसी समताल श्वास लें, लयबद्ध श्वास लें, यानी एक ही सीक्वेंस में मतलब श्वास लें और इसी तरीके से श्वास छोड़ें। उसका श्वास का ये आता भी है, एक चक्र है, तो उसमें हमारी श्वास की ये लयबद्ध और हम समताल कर सकते हैं। फिर इसमें बच्चों को सबसे मेन चीज़ आपको क्या बतानी है? श्वास भले वो लंबी ले ले, छोड़ ले, लेकिन अगर श्वास की क्रिया सही नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। जब हम श्वास लेते हैं, तो हमारा पेट फूलता है। हमारा यहाँ पर तेजस केंद्र नाभि पर ध्यान केंद्रित करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम श्वास ले रहे हैं, आप चाहिए तो बच्चों को पेट पे हाथ रखवा दीजिए। श्वास लिए, पेट फूला, श्वास छोड़े, पेट सिकुड़ा। यानी जब आप श्वास लेते हैं, तो आपकी पेट की मांसपेशियाँ फूल रही है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, तो पेट की मांसपेशियाँ सिकुड़ रही है। आप इसको एक बलून का एग्ज़ाम्पल देकर भी उनको बता सकते हैं कि जिस तरीके से बलून में हम हवा भरते हैं, जब बलून फुलाते हैं, हवा भरते हैं, तो वो फूल जाता है और जब बलून से हवा निकालते हैं, तो वो सिकुड़ जाता है। तो इसी तरीके से जब हम श्वास लेते हैं, तो हमारे अंदर पेट के अंदर कुछ गया, तो वो फूल गया और जब श्वास बाहर निकालते हैं, तो पेट सिकुड़ गया। यानी ब्रीथ इन करते हैं, तब क्या होता है? स्टमक एक्सपैंड होता है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में हम सिखा सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद में आपको आपका ध्यान कहाँ करना है? दोनों नथुनों के भीतर नाक ये संधि स्थल पर केंद्रित करना है। संधि स्थल पर केंद्रित करने के बाद जब हम बच्चों को बोलते हैं कि आते-जाते प्रत्येक श्वास को देखें, तो वो आँख खोल के देखने लग जाते हैं। तो आँख बंद करके देखना है, उनको एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे बिल्डिंग में वॉचमैन होता है, कोई भी बिल्डिंग में एंटर कर रहा है, वो किस टाइम पर आया, कौन-सी फ्लैट में उसको जाना है, वापस कितनी बजे वो निकल रहा है। जैसे हम होटल में चेक इन, चेक आउट करते हैं, रिसेप्शन पे एक बैठा रहता है, वो पूरी एंट्री करता है कि इस टाइम पे चेक इन हुआ, इस टाइम पे चेक आउट हुआ है। तो इसी तरीके से हमें हमारी श्वास की ध्यान रखनी है। हर बच्चा जानता है, हर इंसान जानता है कि श्वास के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आज हम बात कर रहे हैं या हम जीवित हैं, तो ये श्वास के कारण ही है कि हम जीवित हैं। अगर हमारी श्वास बंद हो गई, यानी हम मर जाएँगे, जीवित भी नहीं रह पाएँगे। तो जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो हम पूरा दिन श्वास लेते हैं, हमारी जानकारी में ही नहीं है। मतलब बिल्कुल उसको इग्नोर करते हैं, जैसे हमारी लाइफ़ में कोई वैल्यू ही नहीं रखती है। तो कम से कम 5 10 मिनट्स का टाइम तो हम ऐसा दें कि हमें ध्यान हो कि इस समय हमने श्वास ली। तो जब आइज़ क्लोज़ करके हम यहाँ पे दोनों नथुनों के भीतर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जब श्वास लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी श्वास भीतर गई है। जब श्वास छोड़ते हैं तो हमें फ़ील होता है कि श्वास बाहर निकली है। तो ये बच्चों को इस ये प्रयोग करवाने से सबसे मेन वो श्वास के प्रति अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे और उनको उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी। तो ये दोनों जगह पे हमें ध्यान केंद्रित करना रहता है और उसके बाद में 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ में हम इस प्रयोग को संपन्न करते हैं। अभी इसके मैंने लाभ लिखे हुए हैं। अभी इसका फर्स्ट वर्ड है ए। इसमें ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास भी पहले था। उसका इग्यापादी हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखा था। अभी आप चाहें तो ए-पा-दि-वी भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें विचार लिखे हुए हैं, विचार कम होते हैं। मैं एक बार प्रारूप में देख लेती हूँ, प्रारूप में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से बता देती हूँ। हाँ, इसमें भी विचार कम होते ही दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हमने पहले इग्यापादी किया था, आप चाहे तो ए-वी-पादी भी कर सकते हो,
या दीपा एवी भी कर सकते हो। आपको जो शॉर्ट फॉर्म सही लगे, उस तरीके से कर दें। और सबसे मेन 2 फ़ायदे हैं इसके, सबसे मेन। बाकी तो बहुत फ़ायदे हैं दीर्घ श्वास के, पर सबसे मेन कि दीर्घायु बनते हैं और स्वस्थ होते हैं। अगर हमारी ब्रीथिंग सही है तो हम स्वस्थ जीवन जिएँगे, अगर हमारी ब्रीथिंग सही है तो। और हमारी उम्र बढ़ती है। पता है कुत्ता श्वास लेता है, तो उसकी आयु बहुत कम होती है, क्योंकि वो बहुत फ़ास्ट ब्रीथिंग करता है और कछुआ बहुत स्लो ब्रीथिंग करता है, तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। तो ये जो हमारा आयुष्य होता है वो हमारी साँसों पर डिपेंड करता है। अगर हम दीर्घ श्वास लेते हैं और दीर्घ श्वास छोड़ते हैं तो हमारा आयुष्य अधिक हो मतलब हमारी आयु अधिक होती है और हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। और अगर हम सही ब्रीथिंग करते हैं तो सबसे मेन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कभी खराब नहीं होता अगर हमारी ब्रीथिंग एकदम बराबर है। विचार कम होते हैं, क्योंकि मैंने बोला जब हमारा ध्यान कॉन्सन्ट्रेट हो जाता है, आप खुद करके देखिएगा 5 मिनट्स के लिए जब आपका ध्यान यहाँ पर संधि स्थल पर केंद्रित होता है, अगर केवल आप श्वास को देख रहे हैं, श्वास आ रही जा रही है, उस टाइम पे आपको बहुत कम विचार आएँगे। ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं और हमको विचार आएँगे ही नहीं, मनुष्य हैं, विचार आना स्वाभाविक है, हम पल में यहाँ हैं, पल में कहाँ पहुँच जाते हैं। पर विचार कम होते हैं ये डेफ़िनेट, अगर आप उस टाइम वो प्रयोग करते हैं, तो आपके विचार अवश्य ही कम होंगे और एकाग्रता और जागरूकता बढ़ती है। तो ये हुई दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। उसके बाद में आता है स्मृति विकास अनुप्रेक्षा। स्मृति विकास नाम से ही पता है, मेमोरी शार्प करने के लिए, स्मृति का विकास करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वो स्मृति विकास अनुप्रेक्षा का होता है। इसमें भी आपको पोज़ीशन बता देनी है, सुखासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा, गर्दन कमर सीधी और आँखें कोमलता से बंद। इस प्रयोग को हम 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ में स्टार्ट करेंगे और एक लाइन में हम पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। शरीर को स्थिर स्थिति एवं तनाव मुक्त करेंगे और उसके बाद में इस ध्यान का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करना होता है, आपको बच्चों को बोलना था कि राइट हैंड को ज्ञान केंद्र पर रखें। ज्ञान केंद्र यानी आपका चोटी का स्थान, टॉप ऑफ द हेड। जब हम बोलते हैं चोटी का स्थान, तो ये चोटी का स्थान नहीं है, जो पहले के ज़माने में पंडित जी चोटी रखते थे, ये टॉप ऑफ द हेड ज्ञान केंद्र। आपका राइट हैंड इस तरीके से ज्ञान केंद्र पर रखेंगे और वहाँ पर पीले रंग का ध्यान करेंगे। अभी आप चाहें तो बच्चों को येलो रंग बता सकते हैं। इस तरीके का येलो, ये थोड़ा लाइट येलो कलर है। आप इस तरीके से चमकता हुआ पीला रंग भी बच्चों को पहले दिखा सकते हैं। और इस ध्यान के प्रयोग में हम नमो नमो नानस्य का जाप भी करवाते हैं। मानसिक जाप करवाते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों को पहले बता भी सकते हैं, ताकि वो जब जाप करे तो इस तरीके से येलो कलर में विजुअलाइज़ करे कि ओम नमो नानस्य लिखा हुआ आ रहा है। तो ठीक है, ओम नमो नानस्य इस तरीके का ये आप लिखा हुआ भी बच्चों को पहले बता सकते हैं। बच्चों को येलो कलर बता दिया, फिर जब वो आइज़ क्लोज़ करेंगे तो उनको येलो कलर दिखेगा। आप बोल सकते हैं कि सनफ्लावर के जैसे येलो कलर का ध्यान करें। वो जब ध्यान हो जाता है, उसके बाद में इसमें 2 सजेशन दिए जाते हैं इस प्रयोग के लिए। पहले तो ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए, दूसरा स्मृति विकसित हो जाए, ये वाला। तो जब ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए वाला हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके पहले बच्चों को बता दें ज्ञान तंतु यानी न्यूरॉन्स। हमारे जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाए, इसके लिए हम बोलते हैं ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएँ। और सेकंड सजेशन जब हम देंगे कि स्मृति विकसित हो जाए यानी हमारी मेमोरी शार्प हो जाए। ये 2 चीज़ों के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। फिर आपको सेम जैसे आपने कायोसक में किया था, उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन देने हैं। ज्ञान तंतु सक्रिय हो जाए। फिर आपको 2-5 सेकंड के लिए रुकना है। अनुभव करें सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं। आप चाहें तो ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, वैसा भी बोल सकते हैं। और फिर बाद में अनुभव करें ज्ञान तंतु सक्रिय हो गए हैं। इसी तरीके से सुझाव दें, मेरी स्मरण शक्ति विकसित हो जाए। अनुभव करें स्मरण शक्ति विकसित हो रही है। इस तरीके से आपको सुझाव देना है। ये पूरा प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद में आपको नमो नाणस्य का प्रयोग जाप करवाना है 21 टाइम। आप बच्चों को बोल के बता सकते हैं 3-4 बार, ताकि उन्हें पता चले कि वो मानसिक जप उनको किस तरीके से करना है। क्योंकि ये जप हम मन में करते हैं, बोल-बोल के नहीं करते। तो आप 2-3 बार उनको बोल के बता दीजिए। तो आप चाहे तो आप बोल सकते हो, वो मन में रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब उनका हाथ यहाँ पे रहता है और हम ओम नमो नाणस्य, ओम नमो
नाणस, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो बच्चों को उस टाइम पे इफेक्ट फील होगा। प्रारूप में नमो नाणस से लिखा है, आप नमो नाणस से भी बुला सकते हैं, ओम नमो नाणस से भी बुला सकते हैं। और इसके लाभ है, इसके 2 ही लाभ है जो हमने इंस्ट्रक्शन में दिए थे, स्मृति का विकास और ज्ञान का विकास। ये इससे ये दोनों का लाभ होता है। तो इस तरीके से आपको बच्चों को ये करवाना है। ये हमारे हुए प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान का जो 15 मिनट का समय हमारे पास में होता है, उसमें हमने प्रयोग करवाए थे। फटाफट आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि 2 प्रयोग कौन से हैं जो हम रेगुलर करवाते हैं? प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के 15 मिनट के समय में वो कौन से 2 प्रयोग हैं जो हमें नियमित हर ज्ञानशाला में करवाना आवश्यक है? एवरी वीकली ज्ञानशाला जो हमारी चलती है उसमें। वेरी गुड। नमस्कार ध्वनि, नहीं सॉरी, महाप्राण ध्वनि और नमस्कार मुद्रा, नहीं नमस्कार मंत्र नहीं है। ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न करते हैं, नमस्कार मंत्र नहीं है, नमस्कार महामंत्र वो है जो आप स्टार्टिंग में करवाते हैं। यहाँ पर नमस्कार मुद्राएँ करवाई जाती है, तो महाप्राण ध्वनि एवं नमस्कार मुद्रा ओम अरहम सबके लिए। तो ये 15 मिनट का समय हमारा हुआ जिसमें हमने 2 तो रेगुलर प्रयोग और बाकी ऑप्शनल प्रयोग में 5 आसन और 3 ध्यान के प्रयोग। टोटल 8 प्रयोग ये और 5 ये 2 प्रयोग ये, टोटल 10 प्रयोग है जिसमें 2 रेगुलर और 8 ऑप्शनल है। ठीक है? ये हमने सीखे। उसके बाद में है संस्कार ज्ञान एवं वर्तमानिक ज्ञान। सबसे फेवरेट टॉपिक बच्चों का, संस्कार ज्ञान और वर्तमानिक ज्ञान। लेकिन ये हम किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेज़ेंट करते हैं, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। संस्कार ज्ञान में जैसे जो भी बालकों के लिए उचित है, उस शैली में हमको बच्चों को खुराक देनी चाहिए, उस शैली में हमको बच्चों को समझाना चाहिए। संस्कार यानी स्टोरीज़, स्टोरीज़ किसे नहीं पसंद होती है। हमने बहुत छोटे थे तब हमने स्टोरी जैसे जयाचार्य जी की, भारमल जी की, ये स्टोरी हमने बहुत छोटे थे नमस्कार महामंत्र में जब वो यज्ञ करवाते हैं और बच्चे को कुछ नहीं होता है। मतलब शायद 30-35 साल पहले कहानियाँ सुनी वो भी आज हमें ध्यान में है। क्योंकि स्टोरी का होता ही इतना अच्छा इफ़ेक्ट है कि बच्चे रट्टा मार के कोई चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं। पर स्टोरी आपने अगर बताई है, तो उन्हें अच्छे से ध्यान में रहेगा। पर आपका तरीका क्या है? आपने किस तरीके से बच्चों को वो परोसी है? घर पे आपने खाना बनाया, ऐसी थाली में सब्ज़ी डाल दी या ऐसी रोटी रख दी और आप उसको बहुत अच्छे प्रेज़ेंटेशन के साथ में रखते तो हो सकता है शायद बच्चे को सब्ज़ी नहीं आती है तो भी खा ले। तो ये प्रेज़ेंटेशन का ज़माना है और बच्चा आप किस तरीके से बता रहे हैं उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आजकल के बच्चे कंप्यूटर के ज़माने के बच्चे हैं, तो थोड़ा-सा आप स्टोरी या वर्तमानी ज्ञान आप जब भी देते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप छोटे-छोटे वीडियोज़ बता सकते हैं। प्रोजेक्टर अगर आपकी ज्ञानशाला में तो उसका यूज़ लीजिए और आप खुद इन्वॉल्व होइए उसमें स्टोरी में, क्योंकि आप इन्वॉल्व होके करते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आता है। मोबाइल पे स्टोरीज़ तो बच्चे देख भी लेते हैं, पर आप जब खुद इन्वॉल्व होके या बच्चों को अपनी स्टोरी में इन्वॉल्व करते हो तो बहुत खुश होते हैं। जैसे एक नॉर्मल सी जैसे हमारी चंडकोशिक सर्प की और भगवान महावीर की है, तो ऐसे छोटे-छोटे से प्रोम्प्ट बना लिए कि भगवान महावीर जंगल में जा रहे थे, पीछे चाहिए तो वो घास वाला जो होता है ना, सॉरी आर्टिफ़िशियल घास वाला, वैसा आप टीचर एक लेके भी खड़ी हो सकती है ताकि उनको पता चल जाए कि वो जंगल में जा रहे हैं। फिर भगवान महावीर चल रहे थे, चलते-चलते एक जगह ध्यानस्थ हो गए। वहाँ पर ध्यान में बैठे थे, ध्यान में खड़े थे ध्यानस्थ होकर, तो वहाँ पर चंडकोशिक नाम का सर्प आया। उस सर्प का पुराने ज़माने में कुछ बेर था, तो उन्होंने आकर उनके पैर पर डंक मारा। तो इस तरीके से ये मैंने बहुत छोटे-छोटे से प्रॉप्स बनाए समझाने के लिए। आप थोड़े बड़े प्रॉप्स बना सकते हैं, वो पपेट होते हैं। आप पपेट से भी इस तरीके से बच्चों को करके बता सकते हैं और सीन क्रिएट कर सकते हैं। किसी को भगवान महावीर बना दिया। किसी को सांप की पोज़ीशन में के लेट के ऐसे करना सिखा दिया। तो बच्चों को जब आप इन्वॉल्व करते हैं या बच्चों को आप छोटे-छोटे से इस तरीके से प्रॉप्स लेके कहानी बताते हैं, तो इफ़ेक्ट करती है बच्चों को और उनको याद रहती है। जैसे हमारे अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर की स्टोरी है। अरिष्ट नेमी के वो शादी के टाइम पर जा रहे थे। पूरे बहुत अच्छा दूल्हा बनकर बैठे थे, घोड़ी पर सवार थे और कहीं और राजीमती तैयार होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। राजीमती के साथ में उनका विवाह होने वाला था, इस तरीके से आप पहले उनको बता दें। फिर आप प्रॉप्स के साथ में करके बताएँ कि वो घोड़ी पर जा रहे थे, पीछे बाराती थे, तो टीचर थोड़ी-सी आवाज़ कर सकती है। फिर राजीमती वहाँ पे झरोखे में बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी, लेकिन चलते-चलते उन्हें पशुओं की चित्कार सुनाई दी। अरे! ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? ये किनकी कराहना है कि कौन क्रंदन कर रहे हैं? इस तरीके से तो उनके सिपाही ने आकर उनको बोला कि आपकी शादी हो रही है, तो उसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी क्योंकि भोजन में डिश उनकी बनाई जाएगी। तो इसलिए वो
मौत के भय से रो रहे हैं या क्रंदन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को जब बताते हैं ना, तो उनके प्रॉप्स दिमाग में रह जाते हैं। कुछ नहीं तो एक स्टोरी के लिए 4 लाइनें तो बच्चे बता ही देंगे आपको, कि ऐसा-ऐसा हुआ था, भगवान शादी करने जा रहे थे और पशुओं की उनकी रोने की आवाज़ उनको सुनाई दी, तो वो वापस मुड़ गए और शादी नहीं की। तो इस तरीके से बच्चों को जल्दी से याद हो जाता है। ऐसी हमारी जो सिंपल स्टोरीज़ होती है, अब ये स्टोरी कौन बताएगा कि ये कौन-सी स्टोरी है? बचपन में सुनी थी जो आज भी हमारे माइंड में याद है, हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस स्टोरी को। ये कौन-सी स्टोरी है? या शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो, मैंने ही सुनी हुई है। यस। ये कुल्हाड़ी की है, एक लकड़हारे की कहानी है, जिसमें उसकी नॉर्मल वाली कुल्हाड़ी होती है, वो ज़मीन में गिर जाती है। यस, दी गोल्डन एक्स। वो सॉरी पानी में गिर जाती है और वो रो रहा आता है और एक देव आते हैं उसी समय पर, बोलते कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? फिर वो बताता है कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, तो वो पहले कौन-सी लाते हैं? सोने की लाते हैं, फिर चांदी की लाते हैं। तो इस तरीके से कुल्हाड़ी लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरी नहीं, ये तो मेरी नहीं, वो इतना ईमानदार था। फिर उसकी जब खुद की कुल्हाड़ी आती है तब बोलता है हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, और फिर वो तीनों कुल्हाड़ी भगवान उनको दे देते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी से मैं खुश हुआ हूँ। तो ये ईमानदार लकड़हारा, द गोल्डन एग्स, ये वाली कहानी है जो आपको अभी भी याद है। और मुझे लगता है शायद हमने बरसों से ये कहानी वापस सुनी भी नहीं है, लेकिन ये हमारे मानस पटल पे अंकित है क्योंकि हमने ये बचपन में सुनी थी। तो इसी तरीके से एक वो सेठ जादूगर वाली कहानी, ये छोटे-छोटे से प्रोप्स है, खरगोश कछुए वाली स्टोरी के बना सकते हो आप। या वो शेर पिंजरे में था, वो वाली बना सकते हो। ऐसे प्रोप्स नहीं बनाने हैं आपको, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप नेट से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब ये लेशिया की स्टोरी है। 6 लेशिया भी आप इज़ी से बता सकते हो और आपकी स्टोरी भी हो गई। आपने 2 कर दिया, बोल भी समझा दिया बच्चों को और स्टोरी के हिसाब से बता दिया कि किसकी अ, लेशिया कैसी है, कौन किस लेशिया का है, कौन कृष्ण लेशिया का है, कौन नील लेशिया का उदाहरण है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद में जैसे आता है वर्तमानिक ज्ञान, ये तो हुई स्टोरी आपके प्रारूप में दी गई है, लगभग शायद 81 स्टोरी के नाम दिए हुए हैं। और आप चाहें तो इसमें से ही स्टोरी तैयार करें तो भी आपके पूरे साल आपको कहीं पे भी स्टोरी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें केवल नाम दिए गए हैं और हमारे पास बहुत सारे साहित्य है जिनमें ये सारी स्टोरीज़ हैं। अगर आपके पास में नहीं हो तो आप आस-पास में टीचर्स से कोऑर्डिनेट करके भी ले सकते हैं। तो आपको वो स्टोरी सुनानी है। फिर है वर्तमानिक ज्ञान। वर्तमानिक ज्ञान में क्या होता है, रिसेंटली जो चीज़ें आ रही है, जैसे हमारे ऐतिहासिक स्थल हो गए या कोई तिथि आ रही है, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, लौकिक पर्व है वो वाला, तो आप उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उनको उस चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं। आप जब वर्तमानिक ज्ञान देते हैं, अगर आप वर्तमानिक ज्ञान दे रहे हैं, जैसे तेरापंथ स्थापना दिवस के बारे में आप बता रहे हैं। आप बच्चों को बोल देते कि केलवा के अंधेरी ओरी में हुआ, भिक्षु स्वामी ने वहाँ पे उस दिन भाव दीक्षा ग्रहण की थी, अ, अलग हो गए थे, वो सारी चीज़ें बताते हैं, अभिनिष्क्रमण में अलग हुए थे कहने का मतलब। लेकिन फिर बाद में वापस ये स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर स्थापना हुई थी। तो आप हाँ, अभी आचार्य श्री तुलसी की पुण्यतिथि आ रही है, तो आपको पुण्यतिथि की तिथि बतानी है, तारीख तो क्या चेंज होती रहती है, आपको तिथि से बताना है। तो अब आपने जैसे तेरापंथ स्थापना दिवस बता रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि ये आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को होती है। फिर आप जब पूछा जाता है तो आपको ही नहीं पता, तो मेन मतलब उस दिन क्या हुआ था, कौन-सी तिथि है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर सीरियरी के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ था। जैसे भिक्षु स्वामी हैं, भिक्षु स्वामी का यहाँ पर क्या हुआ था, वो देवलोक हुए थे यहाँ पर और यहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है और उस वो स्थल है सीरियरी। ये हमारे एक तरीके से ऐतिहासिक स्थल है तेरापंथ का। तो हम स्थल की जानकारी इस तरीके से दे सकते हैं। आप चाहो तो मर्यादा महोत्सव है, मर्यादा महोत्सव के बारे में भी जानकारी दे सकते हो कि मर्यादा महोत्सव के दिन ये 3 दिन मनाया जाता है। माघ शुक्ला सप्तमी को मुख्य रूप से मतलब इसका दिवस होता है, पंचमी, छठ और सप्तमी 3 दिन का ये महोत्सव होता है, जहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में सैकड़ों साधु-साध्वी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उनके विहार चातुर्मास फरमाए जाते हैं। पहले हमारी जो मर्यादाएँ हैं कि जैसे साधु-साध्वी एक आचार्य की आज्ञा में रहें या विहार चातुर्मास अपनी आज्ञा से ना करें, मतलब आचार्य की आज्ञा से करें। किसी में दोष जान पड़े तो आचार्य को या स्वयं साधु-साध्वी को या किसी मतलब ऐसे इंसान को बताएँ जो बाहर गलत प्ररूपणा ना करे। तो इस तरीके से जो हमारी मौलिक मर्यादाएँ हैं तेरापंथ की, उन मर्यादाओं का वाचन किया जाता है और सबके चातुर्मास फरमाए जाते हैं। मतलब क्या किया जाता है, किस तिथि को किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको वर्तमानिक ज्ञान में बताना ज़रूरी होती है। आप वर्तमानिक ज्ञान दे रहे हैं कि मर्यादा
महोत्सव के बारे में बता रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि मर्यादा महोत्सव कब मनाया जाता है। तो ऐसा नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे नैतिकता का शक्तिपीठ है या अध्यात्म का शांतिपीठ है, तो ये चीजें, ये सब आपके इसमें दी हुई है। तिथि दी हुई है, सॉरी, उनके प्लेस दी हुई है कि वो कहाँ पर है, किस आचार्य से रिलेटेड है। तो आप थोड़ा सा इसको प्रारूप को पढ़ने का प्रयास करें। इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 41 पे, जैसे आपके वर्तमानी ज्ञान की सारी तिथि और स्थान दिए हुए हैं। और पेज नंबर 39 पे ये सारे संस्कार ज्ञान की कहानियों की लिस्ट दी गई है। तो थोड़ा इस प्रारूप को, थोड़ा क्या पूरा घोट के ही पी जाए मैं तो बोलूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है जो आपके फायदे की है। अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है रिसेंटली, तो आप वर्तमानी ज्ञान में रक्षाबंधन के बारे में भी बता सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को जैसे कि इस दिन मतलब राखी बांध के भाई बहन की रक्षा करता है, इस तरीके से बोलते हैं। आजकल तो बहनें भी भाई की रक्षा करती है, तो आपस में भी बांधो राखी, और उसकी पवित्रता क्या है, ये भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है, इसकी जो स्टोरी है, आपको सुनाकर भी कर सकते हैं। प्रारूप अगर आपके पास में नहीं है तो प्रकोष्ठ में उपलब्ध है, मतलब कोलकाता सभा से आप मंगा सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है, आपकी बुक्स पे भी एड्रेस है। आपके आंचलिक संयोजक से आप बोल सकते हैं कि हमको प्रारूप चाहिए, क्योंकि प्रारूप तो हर टीचर के पास होना कंपलसरी है। आप एग्जाम कैसे देंगे, ज्ञानशाला में कैसे पढ़ाएंगे अगर आपके पास में प्रारूप नहीं है तो प्रारूप तो आप स्पेशली मंगा ही ले जिसके भी पास में नहीं है। और पीडीएफ भी है, भला ये क्लास के बाद में आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा पीडीएफ। तो पीडीएफ से लेकिन पढ़ने में दिक्कत होगी, आप हार्ड कॉपी मंगा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से आपको वर्तमानी ज्ञान और संस्कार ज्ञान में बच्चों को ये चीजें बतानी है। इसका फायदा क्या, जब हम ये चीजें बताते हैं तो बच्चों को हमारे धर्म में, जैन धर्म में, तेरा पंथ में श्रद्धा स्ट्रोंग होती है। कभी कभी पता है बच्चे जो चीजें नहीं करनी होती वो भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि ये चीजें गलत है। आप जब तक बताएंगे नहीं, बच्चा है वो कैसे समझेगा। तो इसकी आप पूरे अच्छे से जानकारी दें, समय समय पर जानकारी देते रहे। और आपके डेली का 15 मिनट का टाइम तो है ही है संस्कार ज्ञान का, जिसमें आपको 10 मिनट में स्टोरी सुनानी है, 12 मिनट में स्टोरी सुनानी है, और 3 से 5 मिनट में आप वर्तमानी ज्ञान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके बारे में आप चाहे तो एक्टिविटी करवा सकते हैं कि जैसे मर्यादा महोत्सव आ रहा है, बच्चों को पहले ही बोल के भेज दे कि आपको 5 सेंटेंस मर्यादा महोत्सव के लिए बोलने हैं। या अगर रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के लिए किसी से स्टोरी तैयार करवा ले, या किसी को बोले कि 5 वर्ड्स या 3 सेंटेंस आपको मेन रक्षाबंधन से रिलेटेड बोलने हैं। तो बच्चा उसके लिए क्या होमवर्क करके आएगा, अपनी मम्मी से पूछेगा, दादा दादी से पूछेगा। तो इसमें क्या होगा कि वो कोशिश भी करेगा, नहीं तो कुछ नहीं तो गूगल पे एक लाइन देखने के लिए वो 10 लाइन एक्स्ट्रा और पढ़ के आएंगे। तो आपको जो चीजों की जानकारी नहीं होगी वो भी बच्चे आपको बता देंगे। तो ये करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में है व्यक्तित्व विकास ज्ञान मित्र। ज्ञान मित्र में आपके मंथ में 2 एक्टिविटीज आती है, 1 तारीख को और 15 तारीख को। आपकी ज्ञानशाला से भी मुझे लगता है कोई ना कोई तो जुड़े हुए ही होंगे, क्योंकि ज्ञान मित्र में हर ज्ञानशाला की एक प्रशिक्षिका जुड़ी हुई है। उसमें जो एक्टिविटी आती है, उसमें आपको जो टीचर ग्रुप में जुड़ी है उसको एक्टिविटी भेजी जाती है। उस टीचर को अपनी ज्ञानशाला के स्थानीय ग्रुप में वो एक्टिविटी भेजनी है। कुछ एक्टिविटीज आपको प्रिंट आउट करवा के करवानी होती है, और कुछ एक्टिविटीज होती है वो आप बोल के भी करवा सकते हैं। तो आपको वो एक्टिविटीज करवानी है। हाँ, प्रारूप का आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और जो 2 वीक, जैसे 2 वीक तो आपके ज्ञान मित्र से भेज दी जाती है, और 2 वीक फिर भी आपके पास में बचते हैं, तो आपको अपनी तरफ से एक्टिविटीज करवानी है। क्योंकि आप वो टाइम जो हमारा 20 मिनट का टाइम दिया हुआ है व्यक्तित्व विकास का, वो 20 मिनट आप बच्चों को आराम से एनर्जी ला सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म के प्रति बच्चों को खींचना, या मैं बोलूँ पढ़ाना, अध्यात्म इतना इजीली नहीं बच्चे ग्रहण कर पाते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल या थोड़ी सी क्रिएटिव तरीके से आप चीजें करेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो ये व्यक्तित्व विकास में आप जैसे सिंगिंग कंपटीशन रख दिया, या कभी हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन रख दिया। इसमें आपके प्रयोग वो भी दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे प्रयोग कि आप क्या क्या करवा सकते हैं। कभी जप करवा दिया, कभी ये कंठस्थ चीजें करवा ली कि कौन जैसे 1 मिनट वाले गेम करवाते हैं ना, 1 मिनट में कौन कितने बोल बोल सकता है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे का रिवाइज भी हो जाएगा। किसी ने 5 बोल बोले, किसी ने 7 बोले, किसी की कैपेसिटी ज्यादा 10 बोल दिए। 1 मिनट में तो नहीं बोल पाते, पर कोई 2 बोल बोलेगा, कोई 4 बोलेगा। तो इस तरीके से कंपटीशन का कंपटीशन हो जाता है। भला आप एक बड़ा बोल ले ले, उसमें वो कितने पॉइंट्स तक पहुंचा। कोई भी चीज ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट करते हुए भी कर सकते हैं। पोएम कंपटीशन रख सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया, उसमें बच्चा कितने क्रिएटिव तरीके से पोएम करके लेकर आ सकता है। क्विज कंपटीशन में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, आप क्विज कंपटीशन रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो व्यक्तित्व विकास है, व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
ओवरऑल आप बच्चों की पर्सनैलिटी कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बच्चे होते हैं या बहुत टीचर्स हमारे जैसे टीचर्स होती है जिनको स्टेज फ़ियर होता है कि आता बहुत कुछ है। क्योंकि हमने ये चीज़ बहुत बार नोटिस की है कि टीचर्स बहुत होशियार हैं, हमें बाद में पता चलता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम लेते हैं ना, वो बोल नहीं पाते हैं। हो सकता है उनको एग्ज़ाम फ़ियर हो या हो सकता है कि वो किसी बच्चों के सामने तो कंफर्टेबल है बोलने, लेकिन हमारे सामने कंफर्टेबल नहीं हो। तो इसी तरीके से स्टेज फ़ियर भी बहुत जन में होता है। तो ये व्यक्तित्व विकास ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया जाता है कि उस टाइम पे आप बच्चों का स्टेज फ़ियर भी निकाल सकते हो। क्योंकि अपनी ज्ञानशाला में बोलने में उन्हें डर नहीं लगता है। जब 50 बार बच्चे यहाँ पे आके खड़ा होके बोलेगा, तो उसको 100 जन के सामने भी आप बोलने को बोलोगे तो वो नहीं घबराएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा-सा क्रिएटिव तरीके से करना है। मैं बाद में लेसन के साथ में वो बताऊँगी एक्टिविटीज़ जो इससे कनेक्ट करेगी। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आप वो भी करवा सकते हैं। ये सारे आपके हुए सामूहिक प्रयोग जो हम एक साथ में पूरी ज्ञानशाला को करवाते हैं। अब उसके बाद में आता है कि जो क्लासेस होती है उसके हिसाब से डिवाइड डिवाइड हो जाती है। जैसे एसएसबी 1, एसएसबी 2 या एसएसबी 5 प्लस वाले, या जैसे कोई प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो प्रतिक्रमण वाले अलग, भक्तामर वाले अलग। इस तरीके से क्लासेस डिवाइड हो जाती है। समय पे आप चाहो तो सामयिक दिलवा सकते हो। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें करवाते हैं, तो उठना-बैठना पड़ता है, तो सामयिक में दोष लगता है। इसलिए सामूहिक प्रयोग में हम सामयिक नहीं करवाते हैं। लेकिन ये जो श्रेणी वाइज़ आप जो क्लास कराते हैं, क्योंकि इसमें लगभग हो जाते हैं आपके 48 मिनट से ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो आप आराम से सामयिक करवा सकते हैं। तो इसमें पहला आता है शिशु संस्कार बोध, कंठस्थ एवं पुनरावर्तन, जिसका समय दिया हुआ है 30 मिनट। जो हमारी एसएसबी की बुक है, क्योंकि एसएसबी 1 से 5 की भी अब तो बुक आ गई है और अगले साल 6 की बुक आएगी। तो जो हमारी बुक्स है, बुक्स में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उसमें सब तरह के चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ कंठस्थ ज्ञान के हैं और कुछ हमको बच्चों को याद करवाने होते हैं, दूसरे जो पढ़ के याद करवाने होते हैं। कंठस्थ ज्ञान में क्या आ जाते हैं, जैसे गीतिकाएँ होती हैं, वो कंठस्थ में आ गए, बोल हो गए, वो कंठस्थ में आ गए। तो ये कंठस्थ ज्ञान आपको ये 30 मिनट में करवाना है। और पुनरावर्तन मतलब आपने लास्ट संडे या लास्ट सैटरडे आपने क्या पढ़ाया था बच्चों को? क्योंकि बच्चे 7 डेज़ में हम भी भूल जाते हैं, कुछ याद किया हो अगर हमने वापस रिवाइज़ नहीं किया हो, तो सबसे पहले बच्चों को जो पढ़ाया है वो रिवाइज़ करवा दीजिए एक बार। अगर आपने जैसे 2 बोल पढ़ा दिए हैं, बच्चा आया उसको क्लास में पहले 2 बोल पूछ लीजिए, उसके बाद में आगे के 2 या 3 बोल पढ़ाइए। तो पहले उसका पुनरावर्तन करवाइए, रिवीज़न करवाइए, फिर उसको कंठस्थ ज्ञान करवाना है। कंठस्थ ज्ञान करवाते समय इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए कि आपको शुद्ध कंठस्थ करवाना है। क्योंकि क्या होता है आपके इसमें बुक्स में जैसे लोगस की पार्टी मतलब 5 चारों पार्टियाँ हैं, भाग 1 में जैसे पार्टी आ जाती है और आप उस चतुर्विंश स्तव को बराबर नहीं करवाते हैं, तो बच्चा लाइफ़ टाइम तक वो चीज़ रोंग ही बोलेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध सिखाना है। अगर आपके थोड़ी बोलने में शुद्धता की कमी है, तो संस्कृत का लेसन आप जिन टीचर की शुद्धता उनको पढ़ाने को बोल दें और दूसरे लेसन आप पढ़ा दीजिए। और आप भी उन टीचर से अपनी शुद्धता करवा लीजिए कि आप कहाँ-कहाँ रॉन्ग बोल रहे हैं। तो इस तरीके से काम ईज़िली हो सकता है, पर बच्चों को हमें शुद्ध ही सिखाना है। एक चीज़ और कर सकते हैं कि जैसे भी बच्चों को कोई चैप्टर सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने पहले फर्स्ट लेसन ही पढ़ाना है, फिर सेकंड ही पढ़ाना नहीं। ये आपके ऊपर है, आपको लगता है कि जैसे बच्चा नया-नया ज्ञानशाला में आया है और मैंने अभी स्टार्टिंग में जैसे बोल है भाग 2 में और बच्चे को भाग 2 मुझे बोल नहीं पढ़ाने, बोल थोड़े टफ पड़ते हैं, तो जो ईज़ी लेसन है वो पढ़ा दीजिए। पहले स्टोरी पढ़ा दीजिए, बच्चा खुश हो जाएगा, अरे वाह! टीचर ने तो स्टोरी पढ़ा दी। या आसन करवा दीजिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरीके से 1-2 ज्ञानशाला में वो आपसे हैबिचुअल हो जाए, क्योंकि क्या होता है हमारी टीचर्स हम बदलते हैं। अगर मैं इस साल भाग 1 पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है अगले साल मेरे को भाग 3 के बच्चे आ जाएँ। मैं उनके लिए नई टीचर हूँ। तो एटलीस्ट 1 या 2 वीक तो मुझे उनके साथ में मेल-जोल बढ़ाने में लग जाएगा कि आपने कोई गेम खिला दिया उन्हें। तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठ जाएगी। फिर आप जो पढ़ाएँगे वो अच्छे से पढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले पुनरावर्तन करवाना है जो पढ़ाया वो, और फिर उसको कंठस्थ याद करवाना है। इसका समय है 30 मिनट। फिर बाकी के जो आपके चैप्टर्स बचते हैं जो, वो आपको 20 मिनट्स में करवाने हैं। तो उसमें चैप्टर्स में जैसे ये लेसन्स आते हैं आपके, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वो सब आपको करवाने होते हैं। संकल्प का समय अलग से दिया हुआ है, पर बाय हार्ट कराने के लिए तो आपको जो आपके बुक का समय है, उसमें संकल्प भी याद करवाने होते हैं। घोष है, बहुत सारे लेसन्स हैं जो आपको करवाने होते हैं। तो 20 मिनट में आपको पढ़ाने हैं और उसके बाद में उसकी कोई एक्टिविटी करा दो। जैसे आपने 2 चैप्टर पढ़ा है, अगले दिन उसकी अगले वीक में उस चैप्टर की एक्टिविटी करवा दो। जैसे आपने अगर आचार्य पढ़ा है, उसी दिन भी करवा सकते हो, पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 5 साल के बच्चे होते हैं जब हम भाग 1 में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपने जैसे आचार्य पढ़ा है, फिर ऐसी एक्टिविटी करा दी, जैसे मैंने 1 को आचार्य भिक्षु से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, आचार्य श्री भिक्षु का जो बलून है उससे। तभी बच्चे को पता होगा कि 2 में
भारमल जी कहाँ है या भारमल जी का 2 नंबर है तो ही वो बैलून को कनेक्ट कर पाएगा, वो धागा कनेक्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से सिंपल सी एक्टिविटी करवा दी। तो बच्चा खुश हो जाएगा कि हाँ, चलो मुझे याद था तो मैंने एक्टिविटी की। और जिनको याद नहीं होगा वो अगले संडे याद करके आएँगे कि मैं अगर आप बच्चों याद करके आओगे तो मैं आपको ये एक्टिविटी करवाऊँगी। तो इस तरीके से बच्चे इंटरेस्ट के साथ में आपके लेसन रीड करेंगे। इसी तरीके से 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर अगर हम एक साथ में याद करवाते हैं तो बच्चों को छोटे बच्चों को याद करना दिक्कत होती है। तो आप 6-6 के स्लॉट में करवा सकते हैं कि 3 आचार्य करवा दिए, 6 तीर्थंकर करवा दिए या 8-8 के उसमें डिवाइड कर दो, 3 बार में आप तीर्थंकर याद करवा दें। इस तरीके से करवा सकते हैं और मैंने ये जैसे हाउज़ी होती है ना, वैसे मैंने तीर्थंकर रेनबो बना दिया है। इसमें अपनी मर्ज़ी से 22 तीर्थंकर के नाम लिखे चॉइस में से। जितने आते हैं कॉलम बनाते हैं बच्चे उस हिसाब से कर सकते हैं, चॉइस भी सेट कर सकते हैं इसमें। फिर आपको क्या बोलना है नंबर 2 2 पे अभी अजित ना आता है तो बच्चे को पता होगा तो अजित पे वो टिक कर पाएँगे वरना नहीं कर पाएँगे। मैंने बोल दिया कुंतु, अब कुंतु कौन से नंबर के तीर्थंकर है आप बताइए? आपको पता हो सॉरी मुझे नंबर बोलना है, सॉरी मैंने बोला 17 17 पे भी कौन से तीर्थंकर है बताइए फटाफट? ठीक है, हाँ। और मैंने नंबर बोला 8 8 पे कौन से तीर्थंकर हैं? आपको पता होगा तो आप कनेक्ट कर पाएँगे और फटाफट उस पे राइट कर पाएँगे। हमारे तीर्थंकर के नाम है हौज़ी में हम कट करते वेरी गुड चंद्र प्रभु जी। तो हमको कट नहीं करवाना है, बच्चों को टिक करवाना है। तो इस तरीके से भी उन्होंने तीर्थंकर के नाम कर दिए। अभी इसमें मेरी सेकंड लाइन में इसमें सेकंड लाइन में 3 लिखे हैं विमल, शीतल और धर्म प्रभु। अगर मेरे तीनों हो जाते हैं यानी मेरी सेकंड लाइन हो गई या मेरे ये दोनों हो गए तो मेरी फर्स्ट लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन हो गई यानी फर्स्ट मुद्रा करवा दी या नमस्कार महामंत्र का फर्स्ट लाइन कौन-सी है? तो नमो अनंताणम बुलवा लिया बच्चों से, आप कुछ भी करवा सकते हैं। फर्स्ट लाइन हो गई पहला बोल बोल दो, चौथी लाइन हो गई चौथा बोल बोल दो और पूरा रेम्बो यानी फुल हाउस हो गई उनकी, पूरा तीर्थंकर रेम्बो कंप्लीट है, पाँचों मुद्राएँ करके बता दीजिए। तो आप इस तरीके से बच्चों को डबल डोज़ दे सकते हैं, आपके याद कराए हुए 2 चैप्टर का एक साथ में आप रिवीज़न करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ है जो बना रखी है मैंने, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप बोल सिखाते हैं, तो बोल के लिए भी जैसे मैंने ये कर्म आर्ट की बना रखी है, इस तरीके से पहेली बना रखी है, जैसे सही गलत की ना समझे चाल, शराबी सा हो जिसका हाल। कौन होता है वो? जिसको सही गलत का पता नहीं चलता है, शराबी जैसा हाल होता है, कौन-सा कर्म होता है? कौन से कर्म से बिलॉन्ग करता है? यस, मोहनीय कर्म। तो जब आप बच्चों को सिखा से देते हैं, तो आप इस तरीके से पहेली पूछ सकते हो, बच्चे छोटे हैं, तो आप इस तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने इस तरीके से बना दिया। फाइंड द वे। अब बच्चों को बोल सकते हो कि आप इन सब कर्मों का क्षय करते-करते इस पे मोक्ष यहाँ पे सिद्धशिला पे पहुँच सकते हो। ये सब कर्म क्षय करके हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं और आठों कर्म का रिवीजन भी हो जाता है और बच्चों को मज़ा भी आता है। तो इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें आप अपनी स्टडी के साथ में करवा सकते हैं। ये जो द 20 मिनट का मैंने आपको समय दिया है जिसमें आप लेसन पढ़ाते हैं, लेसन के साथ-साथ में आपकी इस तरीके से पज़ल्स हो जाए या इस तरीके से आप कर ले तो बच्चे इज़िली याद कर लेते हैं। जैसे ये फ़ोटो है चैतन्य केंद्र का, ये इज़िली आपको मिल जाएगा गूगल पे आप चाहें तो और फिर इस तरीके से आप ये केंद्र के नाम वग़ैरह प्रिंट कर सकते हैं या कार्ड शीट पे आप खुद लिख कर ला सकते हैं और बता सकते हैं ज्ञान केंद्र बच्चों को पता होगा ज्ञान केंद्र तो यहाँ पे ज्ञान केंद्र को ये कनेक्ट कर पाएँगे, चुंबक वाले हैं, जो चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें पता होगा आनंद केंद्र कहाँ है, तो वो आनंद केंद्र पर इसको बराबर कर पाएँगे। इस तरीके से उनका 13 केंद्र का रिवीज़न भी हो जाएगा और उनको करने में भी मज़ा आएगा। जो याद नहीं करके आएगा, उसे भी लगेगा कि नहीं मुझे एक्टिविटी करनी है, तो बच्चे याद करेंगे। और ये नमस्कार महामंत्र की तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि आपने गुण बता दिए थे, नमो अनंताणम 12 गुण, व्हाइट कलर, फिर जैसे सिद्धाणम के कर लिए मैंने, फिर इसका कलर बता दिया। इस तरीके से भी ये मैंने स्ट्रिप्स बना रखी है और बच्चों को गुण अलग, नाम अलग दिए हुए हैं और कलर्स अलग दिए हुए हैं। तो उनको बराबर से कनेक्ट करके अरेंज करने हैं। क्योंकि नमस्कार महामंत्र तो उसमें आ जाता है स्टार्टिंग में ही। प्ले ग्रुप वाले बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं देते वो भी पढ़ते हैं और बच्चों को जैसे बहुत बच्चों को पढ़ना नहीं आता, छोटे बच्चों को तो आप केवल कलर भी कर सकते हैं कि फर्स्ट में कौन-सा कलर आएगा, सेकंड में कौन-सा कलर आएगा और 1, 2, 3, 4, 5 दे सकते हैं उसमें नंबर। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो ये हमारे पढ़ाने की चीज़ें हुई, सारी चीज़ें आपको शुद्ध पढ़ानी है। उसके बाद में आता है 1 दिवसीय त्याग, संकल्प एवं घोष। 1 दिवसीय त्याग में अभी प्रकोष्ठ की तरफ से आपको भेजे जा रहे हैं। हर अंचल में पहुँच रहे हैं और आंचलिक संयोजक आपके पास में पहुँचा रहे हैं और आपके मुख्य प्रशिक्षक शायद आपकी ज्ञानशालाओं में भेज रहे हैं। तो
एक दिवसीय त्याग जो है वो आपको हमेशा बच्चों को करवाने की आदत डालनी है, क्योंकि त्याग की भावना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम जैनी हैं, जैन त्याग करते हैं, हम तेरापंथी हैं, त्याग की भावना होनी चाहिए तभी कोई भी चीज़ में हो। अभी तो चलो बच्चे छोटे हैं, पर कभी भी लाइफ में कोई भी ऐसा मोड़ आ जाए तो भी उनको सैक्रिफाइस की भावना उनके अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो त्याग की भावना रहे ताकि आगे जाके तपस्या वगैरह भी करे तो उनको दिक्कत ना आए। फिर है संकल्प। संकल्प का भी वीडियो आपको भेजा गया है। संकल्प के जैसे इस प्रारूप में बाय मिस्टेक 6 छप गए हैं और इसमें लिखा हुआ है मेरे भीतर। जबकि हम बोलते हैं मेरे शरीर के कण-कण में, जैसे बोलते हैं मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे शरीर के कण-कण में शक्ति का संचार हो रहा है। इसमें बाय मिस्टेक मेरे भीतर शक्ति का संचार हो रहा है, ऐसा आ गया है। आपको जो एसएसबी 1 की बुक है, उससे देखकर आपको कराने हैं संकल्प, और नया प्रारूप आएगा उसमें मेजरली तो सुधार कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संकल्प में आपकी पोज़ीशन क्या रहेगी? एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, पैरों का वी शेप। और जब हम संकल्प करते हैं तब में आपका हाथ यहाँ पे रहेगा। वीडियो आप देखिएगा, वीडियो में क्लियर बताया गया है। खड़े होकर आपको संकल्प करने हैं। मैं आपको पूरा देख पाऊँ या आप मुझे देख पाएँ, इस कारण से मैं बैठ के करवा रही हूँ आपको। में आपका हाथ यहाँ पे रहेगा। मैं शक्तिशाली हूँ, उस टाइम पे आपके शक्तिशाली हूँ से आपके हाथ इस तरीके से आएँगे। मेरे शरीर के कण-कण में, यहाँ तक आपको हाथ इस तरीके से रखना है। फिर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कैसे करते हैं हम? एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ तो ओवरलैप किया, उसके बाद में यहाँ से हम करेंगे, ऐसे सिर के ऊपर से नहीं करना है, सिर के सामने की तरफ से, थोड़ा-सा इस जगह के सामने की तरफ से। थोड़ा ऊपर-नीचे होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करा सकते हैं। शक्ति का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ। मेरे शरीर के कण-कण में शक्ति का संचार हो रहा है। और जब आप हो रहा है बोलते हैं ना, तो पहले क्या करते थे? हाथों को इस तरीके से नीचे करते थे। आप जब करते हैं ना शक्ति का संचार हो रहा है, तो आप हाथों को इस तरीके से, जहाँ पे आपकी हाइट है, मतलब झुकना नहीं है, नॉर्मल इस तरीके से हाथों को खोल के वापस अगला मैं इस तरीके से करना है। चैतन्यमय हूँ। मेरे शरीर के कण-कण में चैतन्य का संचार हो रहा है। इस तरीके से आपको ये संकल्प करने हैं। संकल्प में भी आपको ध्यान रखना है, आपको सीक्वेंस में करने हैं। शय, चई, आज्ञा, इसकी शॉर्ट फॉर्म 4 शब्द ले लिए आगे के, शक्तिशाली, चैतन्यमय, फिर आनंद और फिर ज्ञान, फिर स्व, प्र, प। स्वस्थ, प्रसन्न, पवित्र। और फिर भारतीय जैन, और वो तो याद रह जाता है, तेरापंथी वो हमको याद करवाने की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी भा, जे, ते कर सकते हो आप। तो शैचे यज्ञ में उनको शक्तिशाली चैतन्य में इस तरीके से फटाफट याद करने में ईज़ी हो जाएगा। संकल्प 10 हैं, दसों आपको एवरी ज्ञानशाला में करवाने हैं। ऐसा नहीं कि 4 करवा दिए, 3 अगली ज्ञानशाला में करवा दिए, नहीं। बच्चों को संकल्प करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत एनर्जी के साथ में करते हैं, तो आपको अवश्य से करवाने हैं। और फिर है घोष। घोष आपको ज़रूर से करवाने हैं, क्योंकि जब पूरे ज्ञानशाला में पढ़ लेते बच्चे, लास्ट में जा रहे होते ना, जब आप उनको घोष करवाते, नारे लगवाते, तो उनमें एनर्जी आ जाती है। आप धीरे से बोलोगे घर-घर जाके सत्संस्कार, बच्चे इतना ज़ोर से बोलेंगे कि ज्ञानशाला का ये ऊपर है कि आपकी आवाज़ पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। तो बच्चों में एक एनर्जी आ जाती है, और इनमें संकल्प में भी जैसे आलोकित नभ धरा दिगंत, हे प्रभु ये तेरापन, तेरापन की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। तो इसमें संकल्प में भी हमारे वैल्यूज़ दी गई है कि भई एक गुरु और एक विधान है हमारे तेरापंथ का, या गुरु तुलसी, जैसे हम बोलते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन, ये किसका नारा है? गुरुदेव तुलसी का। तो इस तरीके से हम बच्चों को सिखा भी सकते हैं, और उनका लेसन भी है भाग 1 में। और बच्चों को आप नारे करवाएँगे तो उनको याद भी रहेंगे। तो एवरी ज्ञानशाला में आप 4-5 नारे तो कम से कम बच्चों को ज़रूर से बुलवाएँ। तो ये हुई हमारी 2 आवर्स की ज्ञानशाला की समय सारिणी, जिसमें मैंने आपको 11 बिंदु बताए, 120 मिनट का है। और कभी अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उस क्लास का टाइम आप थोड़ा अपने हिसाब से 5-10 मिनट आगे-पीछे कर सकते हैं। बाकी आपको अपने टाइम के हिसाब से ही ज्ञानशाला लेनी है, ताकि बच्चों को सारी क्लासेस प्रॉपर चले। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप कहानी वगैरह जो भी प्रयोग करवाते हैं या एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं, तो उसकी तैयारी आप पहले से घर से कर कर आएँ। क्योंकि वहाँ पर जाकर आप सोचें कि अरे आज मैं कौन-सी कहानी बोलूँ, या आज कौन-सी तिथि आने वाली है, किसके बारे में वर्तमानी ज्ञान के बारे में, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में टाइम में कौन से टॉपिक पे बताऊँ? नहीं। बच्चों के सामने आपको इस तरीके की इमेज क्रिएट करनी ही नहीं है। बच्चों के लिए आप रोल मॉडल हो, यानी आप अपनी पूरी तैयारी के साथ में जाएँ। उनको लगना चाहिए कि हाँ, मेरी टीचर, उनको सब आता है। कुछ बच्चा प्रश्न पूछता है, हो सकता है हमें सब नहीं आता है। नहीं आता है कोई बात नहीं। बच्चों को बोल सकते हैं कि मैं अगले संडे बताती हूँ, थोड़ा मैं देख के आती हूँ। या
अगर आपको थोड़ा बहुत उसका आंसर पता है तो बता सकते हैं, लेकिन कन्फर्म आंसर मैं क्लियर करके बताती हूँ। गलत चीज़ आप कुछ भी मत बताएँ। आपको नहीं पता है बिना पूछे मत बताइए। 4 जन से पूछ सकते हैं, साधु-साधियों से पूछ सकते हैं, कोई उपासक है उनसे पूछ के भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनके डाउट क्लियर करें और सही तरीके से करें। अब है प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और अणुव्रत। प्रेक्षा ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या होता है? जो हमारे विचार हैं उनको एक जगह पर कंसंट्रेट करना, यानी विकेंद्रित विचारों को केंद्रित करने का नाम है ध्यान। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक एकाग्रता बढ़ाने की जो विधि है वो है ध्यान। भगवान महावीर की साधना के दो मुख्य अंग थे, तपस्या और ध्यान। तो इसमें उन्होंने हमेशा नए नए प्रयोग किए। वो हमेशा ध्यानस्थ मुद्रा में ही रहते थे। और आगम साहित्य में भी बताया गया है कि हमारे तीर्थंकर की ध्यान की जो पद्धति थी, मतलब बहुत बहुत प्राचीन है। बहुत पुराने समय से हमारी ये प्रणाली चली आ रही है। अब वीडियो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएँगे, पर एक ऐसा समय आया है जब ये ध्यान की जो परंपरा थी वो शिथिल हो गई और किसी ने आकर भगवान ये नवे आचार्य हमारे गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के समक्ष आकर बोला कि जैनों की भी कोई ध्यान विधि है क्या? तो आचार्य श्री तुलसी को लगा कि हमारे इतनी स्ट्रॉन्ग ध्यान की पद्धतियाँ हैं, उसके बाद में अगर कोई आकर पूछता है कि जैनों की भी कोई ध्यान विधि है, तो वास्तव में ये चिंतन का विषय है। तो उन्होंने उस समय जो मुनि नथमल जी जो बाद में 10वें आचार्य बने महाप्रज्ञ जी, उनके समक्ष उन्होंने ये अपनी चिंता प्रकट की और उन्होंने बोला कि जो वर्तमान में प्रचलित ध्यान पद्धतियाँ हैं, जो भी रिसेंटली चल रही है, वो और जो हमारे आगम में विधियाँ बताई गई है, उन दोनों का तुलनात्मक आप अध्ययन कीजिए और उसके बाद में एक जो बेस्ट ध्यान की पद्धति है, उसका जो निचोड़ है दोनों पद्धतियों का, वो आप लाकर सामने रखिए, ताकि जनमानस का भला हो सके और हमारे धर्म संघ वालों का भी भला हो सके। तो मुनि नथमल जी ने सारी ध्यान विधियों पर खुद को के भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, खुद ने पहले उनको प्रयोग में लाया और बहुत वर्षों तक उस पर अनुसंधान किया, सारी चीज़ें समझी। उसके बाद में उन्होंने एक ध्यान पद्धति सामने लाई जिसका नाम था प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से देखना, क्या देखना? यानी स्वयं को देखना, अपने आप को देखना है प्रेक्षा ध्यान। और इसके लिए उन्होंने सूत्र दिया संपित्थई अपगमप्पयेणम। इसको भी बोलते हैं जब ध्यान में, तो हम इस तरीके से बोलते हैं संपिखई अपगमपयेणं। यानी अप अपने मतलब अपने आत्मा को देखें, अपने द्वारा अपनी आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, ये इसका मीनिंग है। जो प्रेक्षक ध्यान का साधक होता है, उसका मेन लक्ष्य होता है चित्त की निर्मलता। चित्त मलिन क्यों है? क्योंकि हमारे चित्त पर कषाय लगे हुए हैं, मतलब हमारी आत्मा कषायों से मलिन हो रही है। तो इसका प्रयोग का कारण ये होता है कि हमारे चित्त की जो मलिनता है वो कम हो, हम कषाय से मुक्त हो, मतलब पूरे मुक्त तो नहीं हो सकते लेकिन हमारे कषाय कम हो, उसके लिए हम ये ध्यान के प्रयोग करते हैं। ध्यान से क्या होता है? हमारी जो आदतें हैं, आदतों में सुधार आता है, उनमें बदलाव आता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है उससे छुटकारा मिलता है। किसी को जैसे अधिक गुस्सा आता हो या नशा करने की आदत हो या कोई तनाव से भरा हुआ रहता हो, तो वे सब इस प्रेक्षक ध्यान के प्रयोग से तनाव दूर हो सकते हैं, अपनी गलत आदतों से दूर हो सकते हैं। तो प्रेक्षक ध्यान के अंग भी बताए गए हैं और इसका प्रथम चरण है शरीर को साधना। जब तक आप शरीर को नहीं साधेंगे तब तक आप किसी प्रकार का ध्यान नहीं कर सकते। और इसका अंतिम चरण है आत्म साक्षात्कार, यानी अपने द्वारा अपनी आत्मा को देखना। और अभी आप अपनी आत्मा को किसके द्वारा देखेंगे? आप श्वास के भीतर ही अंदर जा सकते हैं और कोई कनेक्टिविटी नहीं है हमारे और हमारी आत्मा के भीतर। श्वास के भीतर ही हम हमारी भीतर जा सकते हैं और श्वास के द्वारा ही हम बाहर आ सकते हैं। तो जब हम श्वास पर कॉन्संट्रेट करके ध्यान पर कॉन्संट्रेट करते हैं, तो हम हमारी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग करने के लिए न तो जैन होना ज़रूरी है, न तेरापंथी होना ज़रूरी है और न ही जैसे हमारे तेरापंथ के आचार्य का शिष्यत्व ही स्वीकार करना ज़रूरी है कि इनको मैं गुरु मानूँगा तो ही मैं तेरा ये प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये मानव मात्र के लिए है, बस इसको कौन कर सकता है? जिसका आग्रह युक्त चिंतन हो, जो हर चीज़ में आर्गुमेंट ना करे। जिसको आर्गुमेंट करने की आदत हो, वो कभी प्रेक्षक ध्यान नहीं कर सकता है। तो ये स्वयं को समझने की विधि है। तो प्रेक्षक ध्यान का यूं देखें तो 2 डिवाइड करके अर्थ बताया गया है। प्र प्लस इच्छा, देखना
गहराई से तटस्थ भाव से राग द्वेष होकर राग द्वेष रहित होकर मुक्त होकर देखना। तभी क्या होता है, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, अगर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मैं मेरी किसी फ्रेंड के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरा उससे राग यानी अ, म प्रेम संबंध हो जाता है कि कुछ भी सोचूँगी, उसको कुछ बोला, अरे यार उसको ऐसा हो गया, मुझे दुःख होगा क्योंकि मेरी खास फ्रेंड है। और अगर कोई मुझे नहीं अच्छा लगता, उसके वजह से अरे कोई बात नहीं, उसका होगा तो वो खुद ही ऐसी है, हम ऐसा बोलते हैं। पर हमें न तो राग से युक्त होकर सोचना है या देखना है, ना द्वेष से, राग द्वेष दोनों से रहित होकर हमें अनुभव करना है, तभी हम ध्यान कर पाएँगे और हमारी आत्मा को तभी हम अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। इसके मुख्य 8 अंग हैं, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा में जैसे मैंने एक तो आपको बताई थी, दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी वो तीसरा जो प्रयोग है उसी में आती है। शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, क्लेशय ध्यान, भावना और अनुप्रेक्षा। ये 8 इसके मुख्य अंग हैं और 4 इसके सहायक अंग हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं ध्वनि। ये हमारे रेगुलर प्रयोग में, क्योंकि आसन से पहले हम हमारे शरीर को साधते हैं, प्राणायाम से हम कॉन्संट्रेट मतलब हमारे ध्यान होने की स्थिति में हम ज़्यादा लंबे समय तक रह पाते हैं। मुद्राएँ जो हम करते हैं, वितराग मुद्रा, ध्यान मुद्रा वगैरह और ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, परम की ध्वनि, उस तरीके से हम ध्यान में अच्छे से प्रवेश कर सकते हैं। तो ये इसलिए इनको सहायक अंग बताया। और विशिष्ट अंग है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, विचार प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा। ये विशिष्ट अंग इसलिए है कि जब आप ध्यान में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तभी ये तीनों प्रेक्षा हम कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों तरह के अंग के नाम बताएँगे, मुख्य अंग, सहायक अंग और विशिष्ट अंग। इनके नाम आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, शिविर में भी पूछे जा सकते हैं। प्रेक्षा का अर्थ है अ, प्रेक्षा का अर्थ है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना और प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र ही यही है कि पहले अपने आप को देखो। उसके लिए पहला चरण होता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में हम ममत्व का विसर्जन करते हैं, मतलब किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं रखते हैं, ममत्व का विसर्जन करते हैं। दूसरा चरण होता है अंतर यात्रा, जिसमें शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक यात्रा करती है। हमारी जो शक्ति पड़ी हुई है शक्ति केंद्र पर, उसको ध्यान के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञान केंद्र तक लाते हैं, ताकि हम अच्छी चीज़ों में उस शक्ति का प्रयोग कर सकें। तीसरा ध्यान का चरण है श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा एवं लेक्ष्य ध्यान, जिसमें हम अलग-अलग तरह के प्रयोग से प्राण ऊर्जा और संकल्प शक्ति का विकास करते हैं। और चौथा चरण है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, जहाँ पर हम सफेद रंग का यहाँ पर ध्यान करते हैं, जिससे जो भी हमारे आवेग आवेश है संतुलित होते हैं और जो भी हमने एनर्जी ध्यान के इन चरण में इकट्ठी की है 3 चरण में, उसको हम पूरी बॉडी में अच्छी दिशा में हम उनको यूज़ ले सके, वो करते हैं। तो ये चौथे चरण में किया जाता है। प्रेक्षा ध्यान की उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता के भी 9 बिंदु दिए गए हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संकल्प शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है, स्मृति का विकास होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, चित्त निर्मल बनता है, कषाय कम होते हैं और आत्म साक्षात्कार होता है। ये इसकी उपयोगिता बताएगी कि हमें प्रेक्षाध्ययन क्यों करना चाहिए और इसकी प्रेक्षाध्ययन की विशेषता क्या है? सहज सरल पद्धति। कोई भी टफ लैंग्वेज नहीं, कुछ भी टफ तरीका नहीं, आप सिंपल वे में इसको कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति यानी ये बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, वही सोच समझ के ये प्रयोग आपको भेजे गए हैं और संप्रदाय मुक्त पद्धति है, इसमें किसी संप्रदाय का होना ज़रूरी नहीं है कि जैन है तो ही कर पाएगा या जैसे सिख है तो नहीं कर सकते या क्रिश्चियन है तो नहीं कर सकते, सब धर्म के लोग कर सकते हैं और सर्वांगीण पद्धति यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक सब विकास इससे होता है, तो ये सर्वांगीण पद्धति है। तो ये प्रेक्षा ध्यान के बारे में आपको बताया, ये आपके विज्ञ का सिलेबस है, जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी तरीके से जीवन विज्ञान है, जीवन विज्ञान में शिक्षा के 2 आयाम हैं, जिससे बौद्धिक विकास होता है और भावात्मक विकास होता है। तो जो हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं उसमें हमारा बौद्धिक विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन हमारा जो भावात्मक विकास है वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आचार्य तुलसी ने बोला कि किसी ने ऐसा बोल दिया कि आपका कहने का मतलब तो शिक्षा पद्धति गलत है। तो आचार्य तुलसी ने बोला नहीं, शिक्षा पद्धति गलत नहीं है लेकिन अधूरी है। क्योंकि अगर शिक्षा पद्धति गलत होती तो आज हमारे पास में इतने अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वकील नहीं होते। यानी शिक्षा पद्धति तो सही है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अच्छे मनुष्य का निर्माण हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शिक्षा पद्धति अधूरी है और इसमें जीवन विज्ञान का समावेश किया जाना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारी बने, अनुशासित बने, चरित्र संपन्न बने, व्यसन मुक्त बने और संस्कृति को समझे। इसके लिए जीवन विज्ञान की शैली को अपनाना बहुत आवश्यक है। बौद्धिक विकास के साथ में विद्यार्थियों का भावात्मक विकास भी हो, तो इसके लिए जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम को इसमें स्कूलों में इंक्लूड किया गया है, ताकि विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक एवं भावात्मक विकास के साथ में संतुलन स्थापित हो।
जीवन विज्ञान का उद्देश्य भाव और व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। जब तक हमारे भाव चेंजेस नहीं होंगे, अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स है, तो हम पॉजिटिव कभी नहीं सोच पाएँगे। तो हमारे जब और नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी फिर वैसा ही होगा कि हम बहुत सुस्त होंगे या हर चीज़ में नेगेटिव थॉट वाले होंगे। तो इसका ये है कि भाव और व्यवहार में परिवर्तन लाके हमारी पूरी जो पद्धति है, जीने की पद्धति, उसमें उसमें इफ़ेक्ट होता है। श्वास कैसा लेना है, इससे ये प्रारंभ होता है कि हम श्वास कैसे लें, और इसका अंतिम चरण क्या है, हमें जीवन कैसे जीना है। तो ये यहाँ से प्रारंभ होकर हमें जीवन किस तरीके से जीना हो, इस पर समाप्त होता है। इसमें ग्रंथि तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम और नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होते हैं, उनके स्त्राव ठीक होते हैं, और इस कारण से हमारी बॉडी बिल्कुल सही दिशा में आगे विकास करती है। इससे अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संतुलित शिक्षा प्रणाली का आधार क्या है? इसके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसका आधार है शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसको सम्मिलित किया गया है, और उसके 8 मुख्य उद्देश्य इसमें दिए गए हैं, वो आपको याद करने हैं। और जीवन विज्ञान की उपयोगिता केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, इसके लाभ शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। जीवन विज्ञान मनुष्य के संतुलित और स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण में और नए समाज और नई पीढ़ी के निर्माण में बहुत सहयोगी होता है। इसलिए जैन जीवन शैली से ही जीवन जीना चाहिए, ताकि हम हमारा सर्वांगीण विकास कर सकें। अणुव्रत, जो हमारे आचार्य तुलसी की प्रमुख देन है, जन-जन के लिए देन है। पहले हमारा राष्ट्र आज़ाद नहीं था, 1947 के पहले अनेकों वर्षों तक गुलामी हिंदुस्तान ने देखी है। जब आज़ाद हुआ तो एक लहर आई कि अरे! हमारा देश आज़ाद हो गया, लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि लोग स्वार्थी हो गए, सुविधाभोगी हो गए, हर चीज़ में अपना लाभ, अपना बेनिफिट देखते थे। तो उस समय आचार्य श्री तुलसी ने चिंतन किया कि हमें आज़ादी मिली, अंधकार में जैसे प्रकाश की किरण मिली, और इस तरीके से अगर व्यक्ति अपना जीवन जिएँगे तो ऐसी आज़ादी की तो कोई मीनिंग ही नहीं है। एक तरीके से वो खुद के गुलाम होते जाएँगे। उस समय गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत का आंदोलन किया। अणु का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है नियम, यानी छोटे-छोटे नियम से आप किस तरीके से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो उसकी न्यूनतम आचार संहिता भी बनाई। 2 मार्च 1949 में सरदार शहर में अणुव्रत की आवाज उठी, और उन्होंने जन-जन तक इस आंदोलन को पहुँचाया। अभी भिन्न-भिन्न संप्रदायों में आस्था रखने वाले व्यक्ति उपासना तो करते हैं, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई मस्जिद मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो कोई चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। तो कोई गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ का पाठ कर पढ़ते हैं। पर अणुव्रत का किसी भी उपासना विधि में कोई हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, सॉरी। और उन्होंने इस बात से भी सरोकार नहीं किया कि व्यक्ति किस धर्म को मानता है। आप जैन हैं, तो भी आप अणुव्रत के नियम फ़ॉलो कर सकते हैं। आप किसी भी गुरु को मानते हो, भले आचार्य तुलसी को माने, या भला आप दिगंबर संप्रदाय को माने, किसी को भी माने, गुरु नानक को माने, आप इसके अणुव्रत के नियम फ़ॉलो कर सकते हैं, अणुव्रत की आचार संहिता फ़ॉलो कर सकते हैं। बस इतनी अपेक्षा रखते हैं कि व्यक्ति का जीवन प्रामाणिक हो, पवित्र हो और समस्या पैदा करने वाला न हो। मतलब अगर आपको प्रामाणिकता का जीवन जीना है, तो आपको अणुव्रत आचार संहिता अपनानी है, उसके लिए आपको किसी धर्म का पर्टिकुलर धर्म का होना कंपल्सरी नहीं है। पदार्थ बदलते हैं, दुनिया बदलती है, फिर मनुष्य क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हम बोलते हैं ना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। पहले आपके पास में मोबाइल नहीं था, हम घर पे खेलते थे, हमारे फ्रेंड्स होते थे, वो कंकड़ लाके खेलते थे। फिर ताश के पत्ते आए जैसे, अभी मोबाइल आ गए, मोबाइल में गेम आ गए, टैब आने लगे हैं, लैपटॉप, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, अभी जैसे एआई आ गया। तो अगर आज हम सोचे कि हम पुराने ज़माने से ही चलें, तो शायद आज हमारी ज़ूम पर इस तरीके से क्लासेस नहीं हो रही होती। आपको भवन में जाकर ही वो 3 दिन का शिविर अटेंड करना पड़ता। तो परिवर्तन समय की माँग है, और हमें उसके हिसाब से चलना भी होता है। तो इसलिए परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन किस दिशा में परिवर्तन हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते हैं तो प्रकृति ठहर जाती है। आपको बदलना ज़रूरी है, अणुव्रत बदलने का दर्शन है, और इसमें सिखाया जाता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव का पहले स्वयं निरीक्षण करे, उसे समझे, और अगर वह सही नहीं है तो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो चीज़ सही नहीं है, उसे सही करने का प्रयास अवश्य करें। अणुव्रत ने संप्रदाय मुक्त धर्म की अवधारणा दी। अणुव्रत केवल धर्म नहीं है, वह किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम
सब जन इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम विद्यार्थी को प्रारंभ से ही सिखाएं संयम है खलु जीवनम, यानी संयम ही जीवन है। तो शुरू से ये चीज सिखा दी जाए तो बाद में इस तरीके से संयम, अगर हम संयमी हो जाते तो हर किसी चीज में हम उग्र नहीं होंगे, हमें सहन शक्ति की भावना हमारे अंदर आएगी। अणुव्रत आचार संहिता के 11 बिंदु दिए गए हैं, जैसे मैं किसी भी निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगा, यानी वध नहीं करूंगा, जैसे आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। तो इस तरीके से मोटे-मोटे रूप से इसमें आपको संकल्प दिलाए गए हैं। जैसे मैं आक्रमण नहीं करूँगा, आक्रामक नीति का समर्थन भी नहीं करूँगा और विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूँगा। तीसरा है, मैं हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूँगा। बहुत जगह कॉलेजेस वगैरह में और आजकल तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि थोड़ा कुछ होता है और आग्रह युक्त तोड़-फोड़ कर देते हैं। तो हमें इस तरीके की किसी भी चीज़ में भाग नहीं लेना है। ये इसका नियम है अणुव्रत आचार संहिता का। चौथा है, मैं मानवीय एकता में विश्वास रख करूँगा, यानी जाति रंग के आधार पर किसी को ऊँचा-नीचा नहीं मानूँगा या छुआ-छूत में होता है कि ये ऊँची जाति का है, नीची जाति का है, तो इस तरीके का भाव मैं नहीं रखूँगा। पाँचवाँ है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूँगा, यानी सभी धर्म के प्रति समभाव रहूँगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलानी है कि मेरा संप्रदाय अच्छा है, मेरे संप्रदाय में अच्छी बातें सिखाई जाती है, आपके संप्रदाय में ये चीज़ें गलत है। हो सकता है हमारी तरफ से वो चीज़ें गलत हो, पर उनको भी वो चीज़ें बताकर कोई अच्छी चीज़ बताएगी कि नहीं ये चीज़ें करना अच्छा है। तो हमें किसी भी संप्रदाय के लिए बुरा नहीं बोलना है। छठा है, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा, यानी कोई भी चीज़ करूँगा उसमें मुझे प्रामाणिकता का पूरा करना है, पालन करना है। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुँचाऊँगा और छलनापूर्वक व्यवहार नहीं करूँगा, यानी किसी के भी प्रति में छल-कपट नहीं करना है, न व्यवहार में, न व्यवसाय में। 7वां में ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूँगा, यानी स्वयं के पति-पत्नी के अलावा किसी के साथ में इस तरीके के संबंध नहीं बनाना या उसकी भी एक सीमा करना, ये इसका 7वां बिंदु है। 8वां है, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। आजकल चुनाव के समय आप देखते हैं किस-किस तरीके के वादे किए जाते हैं, किस तरीके से रिश्वत दी जाती है, बहुत अ, वित्तीय कार्य होते हैं जो किए जाते हैं, तो हमें उस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। मैं सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूँगा। बहुत सी रूढ़ियाँ, ख़ैर अभी हमारा तेरापन तो बहुत रूढ़ियों से मुक्त हो गया है। जैसे पहले घूंघट प्रथा थी, विधवा प्रथा थी, आजकल तो विधवा प्रथा भी नहीं है, वापस शादियाँ भी करवाई जाती है, मृत्यु भोज बंद हो गए। तो ऐसी कोई भी कुरूढ़ियाँ हैं उनको हम प्रश्रय यानी उसको बढ़ाएँगे नहीं। फिर 10वां, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा, मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूँगा। यानी किसी भी कंडीशन में मुझे इन सब व्यसनों का सेवन नहीं करना है। तो मुझे अपना जीवन व्यसन मुक्त होकर जीवना है। मतलब इस तरीके के कोई भी कहीं पर भी जाएँ, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी जाएँ, किसी भी सिचुएशन में हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। और 11वां है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा, हरे-भरे वृक्ष नहीं काटूँगा। यानी हमें बड़े पेड़-पौधों को भी नहीं काटना है, क्योंकि उससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो हमें वो भी नहीं करना है। तो ये अणुव्रत आचार संहिता के 11 नियम थे, इनका हमें पालन करना है। तो आज हमने साप्ताहिक समय सारणी, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के बारे में पढ़ा। ये सब पढ़ाने के अंतर्गत अगर मुझसे कहीं पर कुछ गलत प्ररूपणा हो गई हो या हो सकता है बुक्स में कुछ गलत अलग दिया और मैंने कुछ गलत बता दिया हो, तो मैं हाथ जोड़कर बारंबार क्षमत कामना करती हूँ। और कुछ अगर गलत हो गया हो तो प्लीज़ आप बुक्स से देखकर सुधार कर लीजिएगा उसमें। और किसी को अगर कुछ ऐसी क्वेरी करनी है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा ओम अरहम। हाँ, किसी की अगर क्वेश्चन्स हैं तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। बाकी आपको वीडियो भेज दिए जाएँगे ग्रुप में और आप बार-बार वीडियो को देखें, क्योंकि आप वीडियो को देखेंगे तभी आप सीख पाएँगे। हाँ, रीटा जी, श्याम शुक्ला। हाँ, रीता जी बोलिए। जी, जय जिनेंद्र। बड़ा ही अच्छा सेशन बताया आपने, जो बहुत तरह-तरह के गेम्स एंड द वे थैंक यू यू। हैव टॉट अस, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। अंजू जी, थैंक मेरा यू। क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हाँ। जो प्रारूप से रिलेटेड हमें बात बताई, हमें जानना है कि ये प्रारूप क्या हर वर्ष मतलब चेंज होते हैं? इनमें नहीं, नहीं, संशोधन होता है? संशोधित प्रारूप आ गया है, अभी तो नहीं होगा। ये जो प्रारूप आया पूरा संशोधित होकर ही आया है। बस ये बाय मिस्टेक संकल्प में हो गया तो वो सुधार हो जाएगा। और
बाकी सारे उसमें चेंजेस हो गए, अगर संशोधित होगा तो वापस आपके पास में सूचना पहुंच जाएगी। मोस्टली मुझे नहीं लगता कि 6-7 साल इसमें चेंजेस होने वाले हैं, पर ऐसा अगर कुछ हो जाता है, क्योंकि समय है, हम कुछ बोल नहीं सकते, तो शायद चेंज हो जाए। बाकी अभी तो नहीं चेंज होने वाला है प्रारूप, और आप मंगा क्योंकि लें मेरे जिसके भी पास पास में है। 2025 का एडिशन है प्रारूप का, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या मैं उसे फॉलो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, 25 का नया ही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास भी 25 का एडिशन है। बस इसमें वो ठीक संकल्प है, में बोल रही हूँ, बाय मिस्टेक हो गया है, हो जाता है कभी कभी प्रिंट में, आप उसको ही फॉलो करें। ठीक है जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। नेक्स्ट वनीता जी। जय जिनेन्द्र। मेरा जय क्वेश्चन जी। ये था कि जो हमको विशारद में जो सिलेबस लिखा है उसमें प्रेक्षा ध्यान और जो आपने जो तोड़ फोड़ नीति वो बताई, वो सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो आएगा क्या? आपके ना लिखा हुआ है विज्ञ का पुनरावर्तन, है आपके सिलेबस में, आप देखेंगे तो विज्ञ का पुनरावर्तन, तो ये बेसिक चीजें हैं ना, तो उसको आप जैसे आपने पढ़ा हुआ तो है ही है, थोड़ा आप रिवाइज कर लेंगे। और वैसे भी हमको तो गुरुदेव बोलते हैं कोई भी चीज चितारेंगे तो ये अपने को ध्यान रहती है। तो इसमें तो 11 जो अणुव्रत के नियम हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वही है। और फिर प्रेक्षक ध्यान, जीवन विज्ञान के जो प्रेक्षक ध्यान के जो अंग है वो भी हमने पढ़े हुए ही हैं। और बाकी का तो आपका पूरा सिलेबस हटा दिया है, बहुत शॉर्ट कर दिया है। पहले जितना लंबा था उतना अभी है नहीं, मैंने उतना नहीं पढ़ा है जितना अभी विज्ञ के सिलेबस में है। तो ये जस्ट एक रिवीजन मात्र था, मेन आपको फोकस विशारद की स्टडी पर ही करना है। पर मैंने क्या बोला, जब एसएसबी 5 में बच्चा आ जाता है और आपको उसको पूछे और उसको सामयिक पाठ नहीं आता है या वंदन पाठ नहीं आता है, तीर्थंकर के आचार्य के नाम नहीं आते, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको पुनरावर्तन तो करना ही है थोड़ा, आपको एक बार ठीक है, रीड आउट करके जाना है एग्जाम में। ठीक है जय। नेक्स्ट आरती जी। जय जिनेन्द्र। मैं काठमांडू ज्ञानशाला से आरती दाड़ेवाल। जय जी। बहुत अच्छा सेक्शन रहा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे संकल्प के लिए आप अभी बोल रहे हैं नए वाले प्रारूप में वो 6 ही कर दिए, तो जैसे हम लोगों ने जब पिछली क्लास अटेंड की थी ना पिछली बार, तब बोला था कि इस बार से आपको 6 ही करवाने हैं, 10 के 10 नहीं करवाने नहीं हैं, नहीं, तो सोनजी इसमें भाई साहब से, कंफ्यूजन है। हाँ नहीं नहीं, मैं बता देती हूँ। सोनजी भाई साहब से ये चीज में पूछ लिया, डालम जी भाई साहब से भी पूछ लिया, तो 6 प्रिंट हो गए हैं। और रत्ना जी ने भी पहले क्लास ली थी, उन्होंने भी बोला कि आपको 10 संकल्प करवाने हैं। तो ये थोड़ा सा आप या तो ऐसा कर सकते हो, जो पुराना प्रारूप हो ना उसमें से आप पुराने संकल्प की प्रिंट निकाल कर इस पेज पे चिपका दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं हो। पुराने प्रारूप भी सबके पास रहेंगे। नहीं तो आप लिख लीजिए इसी में 10 संकल्प, इतनी प्लेस यहाँ पे नीचे छुटी हुई है, आप लिख सकते हैं। हाँ, आपको हमें संकल्प 10 के 10 ही 10 करवाने हैं। करवाने हैं। और हाँ, जैसे 10 के आप 10 करवाने हैं। ओरल में हमको पूछे तो हमको 10 के 10 बताने हैं कि हाँ किस हाँ, क्रम 10 से के 10 कैसे। बताना। यस यस। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो विज्ञ का पुनरावर्तन हुआ, ये हमारे लिखित एग्जाम के लिए है या ओरल एग्जाम के लिए, या किसी में भी इसमें जो बेसिक हो बेसिक सकता चीजें है ना, जैसे प्रेक्षक ध्यान के अंग वगैरह हो गए, है? सहायक अंग, मुख्य अंग हो गए, या आपके ये अणुव्रत के 11 नियम हो गए, या प्रेक्षक ध्यान किसे कहते हैं, प्रेक्षक ध्यान का सूत्र क्या है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें, आपको जो मेन मेजर चीजें वो आ जाएगी। आपकी इतनी डिटेलिंग नहीं आने वाली है, पर आपको एक बार आपको रीड आउट करके जाना है, इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू। मेन फोकस आपका विशारद पर ही रहेगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये चीज, पर हो आपको गया, जैसे रिवाइज वाणिज्य करके विज्ञान जाना है। के हिसाब से ये क्या 2 क्वेश्चन आ जाए ऐसे? ये तो अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रही हूँ, पर मैं तो आपको यही दूंगी कि विशारद भी आपको अच्छे से पढ़ना। और ये तो अपना बेसिक, मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा बेस है, तो आपको इस जानकारी तो होनी चाहिए। थैंक यू। जयश्री जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और मुझे ये थैंक यू। पूछना था कि अगर ये जो सीवी की क्लासेस चल रही है, ये कोई कारण से हम अटेंड नहीं कर पाए तो क्या एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं? एग्जाम तो दे सकते हैं, पर अब उसके पॉइंट्स वगैरह कितना दे रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, आपको केंद्र नहीं, में ही पूछना एग्जाम दे पड़ेगा। पाएंगे ना, क्योंकि क्या है कि मेडिकल इश्यू के कारण मैं फर्स्ट 3 सीवी अटेंड नहीं कर पाई थी। 3 क्लासेस दी सीवी की, फर्स्ट की 3 थी तो आप ये तो कीजिए कि आपके जो पास रिकॉर्डिंग आई है ना, उन हम्म। रिकॉर्डिंग से देखने का प्रयास करें। देखो ये क्लासे में आपको सीधी सी बात बताती हूँ, क्योंकि हम क्या रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्लीज किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। ये जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए ही रखी गई है, कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। एक तो आप नहीं डायरेक्ट नहीं, वो पढ़ते ठीक है। हैं और एक समझ के पढ़ते तो आपका फायदा होता है। और केंद्र इतनी वो कर रहा है, चलो हम मुझे तो चलो आज एक ही सेशन लेना था,
आज जो जुड़े हुए हैं, जैसे श्वेता जी जुड़े हुए हैं, परी जी जुड़ते हैं, वो लगातार आप समझिए एवरी वीक वो 5-5 6-6 दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो इसलिए देते हैं कि हम टीचर्स का विकास और हम बच्चों का अच्छे से विकास कर सकें। तो मैं यही बोलूंगी, जहां तक पॉसिबल हो आप अपनी क्लास मिस आउट नहीं करें। जैसे आप विशारद में आपको नहीं 3 नहीं क्लास अटेंड करनी नहीं, क्लास मिस आउट करने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है। मतलब एक्चुअली ऐसा हो गया था, वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था मेरे मम्मी को, तो फर्स्ट 3 ही मैं अटेंड हाँ नहीं कर पाई। नहीं, तो मतलब ऐसा कोई एग्जाम बहुत ऐसा ही तो नहीं है जेन्युइन कि रीजन है। अटेंड नहीं कर पाई तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई जेन्युइन रीजन है तो आप केंद्र में बोल सकते हैं। बाकी तो आपको किससे बात क्लासेस करनी अटेंड करना होगी इसके लिए? कंपलसरी है। नहीं, एक्चुअली हाँ ना आपको 10 में से 7 क्लासेस कंपलसरी अटेंड करनी हाँ, है। 10 में से 7 हाँ, कंपलसरी 10 में से है। हाँ, 7 कंपलसरी है आपके यस लिए। यस यस। इसके बाद अगर और भी कम होती है तब आप आगे बात कर सकते हो, वरना हाँ कोई हाँ, जरूरी नहीं है। सही अच्छा सही। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक। क्योंकि आपको 3 क्लास का तो पहले ही कंसेशन उन्होंने दिया हुआ है, आप समझिए इस चीज को, कि बाई चांस आपको कोई, क्योंकि परिवार लेकर बैठे हैं, हो सकती है वो चीज, और प्रकोष्ठ वाले भी ये चीज को अच्छे से समझते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी, आपको 10 में से 10 क्लास अटेंड करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है। किसी कारणवश अगर आपकी 1 या 2-3 क्लास मिस हो जाती है तो भी आपको छूट दी गई है। तो आप कोशिश करें कि उससे ज्यादा आपकी क्लासें मिस ना हो, और ऐसा कोई रीजन हो जाए तो फिर आपको प्रकोष्ठ में बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नीतू जी कोठार। जी मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो अपन त्रिपति वंदना करते हैं, ये एक आसन है जस्ट, कि अपन इसका अलग कोई यूज है मैम? इसका कहीं यूज होता है अपन? तो त्रिपति वंदना तो जैसे भी नॉर्मल आप कोई भी चीज सेशन भी स्टार्ट करते हैं ना, ये तो ठीक है, मैं ऐसे जी हूँ। बाकी भी प्रेक्षक देना के लिए भी वंदे हरम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम, ये आपके देव गुरु धर्म आप डेली घर पे कीजिए ना, इसका तो बहुत लाभ है। हम जी नॉर्मल जी वंदना मैम, वो कर, तो है। मेरा कहने का मतलब है ये जस्ट एक आसन जैसा ही है, कि जैसे अब आसन नहीं है, वंदन आसन पाठ नहीं है। बोलते हैं, वंदन पाठ में भी अपन करते हैं तो। नहीं, वंदन पाठ में क्या होता है, गुरु को हम वंदना करते हैं, ठीक है। जी तो ये हमारे साधु साध्वियों को, चारित्र आत्माओं को वंदना करते हैं, कि कहीं जी कहीं पे भी आए साधु साध्वी तो हमें वंदना करनी है, हम गुरुदेव के गए तो करते हैं, या गुरु की दिशा में हम खड़े होकर वंदना करते हैं। लेकिन ये जो त्रिपदी वंदना है, ये तो आपको रेगुलर करनी ही चाहिए। ये देव गुरु धर्म तीनों के प्रति वंदना है। आप बच्चों को भी ये चीज सिखाएं। इसलिए ज्ञानशाला में पता है, कुछ चीजें जो आपको हम स्टोरी चेंज करके सुना देते हैं, वर्तमानी ज्ञान चेंज कर देते हैं, पर कुछ चीजें आपको रेगुलर वो की वो ही करवानी है, जिसमें ये त्रिपदी वंदना भी आती है। तो ये इसलिए इतनी जी इंपॉर्टेंट है कि आपके उस आवश्यक प्रयोग में दिया गया है। स्टार्टिंग के जो जी 5 आवश्यक है उसमें दिया गया है आपको इसमें। जी मैम, तो वही थोड़ा सा था कि हाँ, आसन ये नहीं थोड़ी। है, त्रिपदी वंदना आसन नहीं है, इस चीज का आप जी ध्यान जी। रखें। त्रिपदी वंदना आसन नहीं है, हाँ। और ये देवगुरु धर्म बोलना है हमें, कि देवगुरु सत्य तो होता है मैम, नहीं, एक हम ही है? बोलेंगे तो वंदे गुरु अरहम, अरहम यानी देवता हो गए ना, मतलब मैं नॉर्मल आपको हाँ समझाने जी की दृष्टि से बता रही हूँ। जी। देव बोलना गुरु आपको और अरहम धर्म गुरुवम बोलते हैं या सत्यम ही है। सत्य? सत्य को वंदना बोलते हैं? सत्य को वंदना ही कर रहे हैं, पर सत्य क्या है, सत्य बोलना हमारा धर्म है। सत्य धर्म की राह पर ही तो भगवान महावीर चले। जी तो जी मैम, सत्य वही धर्म है। एक। हाँ, तो जी। करते सत्य को ही वंदना है, पर सत्य हमारा धर्म है। अहिंसा और सत्य हमारे धर्म है। ओके मैम, हाँ, थैंक यू। स्वाति जी। स्वाति। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जय हाँ जिनेन्द्र। मैम। मैं स्वाति जय जिन सुराना, हैदराबाद ज्ञानशाला से। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मेरा ये सवाल क्या, जैसे हमारी ज्ञानशाला में भी सब छोटे छोटे ही बच्चे हैं, मतलब 5 6 7 साल तक के बच्चे हैं। तो क्या होता है, हम्म। समय सारणी के हिसाब से हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी करने के लिए टाइम लगता है। तो फिर उसका हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम उनको सिखाते हैं, तो सिखाने सिखाने में ही हमारा मतलब वो जो सिर्फ आगे का जो रहता है ना, सामूहिक में ही हमारा बहुत समय चला जाता है। वो पता है मुझे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पढ़ाई पे फिर इफेक्ट आ जाता है। तो हाँ देखो, मुझे लगता है जो 4-5 साल के बच्चे ना वो ज्यादा समय लेते हैं। 7-8 साल के हाँ। बच्चे में दिक्कत नहीं आती है। अगर ऐसा है ना, तो उस टाइम पे जैसा आप 7-8 साल के बच्चों को समझाते हैं उस तरीके से समझाइए। और 2 टीचर या 1 टीचर पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए रख लीजिए। जो स्टार्टिंग की जो चीजें यहाँ होती है ना, बात। उनको आप मत पढ़ाइए, 1 महीना मत पढ़ाइए, मैं तो बोलूँ। आप उन बच्चों को अच्छा। वही चीज करवाइए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना। आप उनको बेसिक चीज आप उनको अच्छे से करा दोगे, फिर जब आपकी सामूहिक क्लास चलेगी तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
हाँ आप वही, देखेंगे अभी कि शुरू में बहुत हाँ, वही हो रहा, अभी उतने ही बच्चे हमारी ज्ञानशाला में और ज्यादातर क्या हैं। होता है, हर संडे एक नया बच्चा आ जाता है, फिर उस नए बच्चे के कारण दूसरे 20 बच्चों का टाइम खराब हो जाता है। हाँ तो हमें उस बच्चे नए बच्चों को भी सिखाना है, क्योंकि हमारी ड्यूटी में वो सिखानी है वो चीज। हाँ पर उस हाँ टाइम पे जब सामूहिक क्लास चल रही है तब उस पर ज्यादा अटेंशन ना देकर एक बार आप करवा लीजिए। फिर जो क्लास डिवाइड होती है ना, तब उन बच्चों के लिए आप एक अलग टीचर रख लीजिए और उनको सिखा दीजिए। मैं तो ये जो ध्यान के प्रयोग करवाते हैं ना, प्रेक्षा ध्यान, ये स्मृति विकास, लघु कायसक वगैरह, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आप 1 महीने तक केवल लघु कायसक ही करवाइए, जो बदल बदल के करवाए जाने वाले में 2 आसन और एक प्रयोग करवाइए। वो 1 महीने तक 4 संडे तक लगातार लघु कायसक किया तो बच्चों को लघु कायसक बाय हार्ट हो जाएगा। फिर 2 आसन और स्मृति विकास किया 1 महीने तक, 4 क्लास तक लगातार किया तो बच्चों को याद हो जाएगा। आपने ये संडे लघु कायसक करवा दिया, अगले संडे स्मृति विकास करवा दिया और उसके अगले संडे दीर्घ श्वास करा दिया, तो बच्चे को एक भी प्रयोग याद नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा मतलब हमें हमारे हिसाब से थोड़ा सा ये चीजों में फेरबदल करके चीजें करनी पड़ती है। तो बदल के करने वाले प्रयोग में भी आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1 महीना एक जैसे ये प्रयोग करवा दिए, 1 महीना ये करवा दिए। महाप्राण ध्वनि नमस्कार मुद्रा तो करवानी है ऐसे, और छोटे हाँ। बच्चों के लिए आपको अलग से टीचर रखनी पड़ेगी एक बार। नहीं, वही टीचर्स की भी वही प्रॉब्लम रहती है। बच्चे क्या हुआ? ज्यादा रहते हैं, टीचर बच्चे ज्यादा रहते हैं, टीचर्स कम। ठीक है, जो भी कोशिश करेंगे नहीं हम। तो नहीं नहीं, एक चीज और हो सकती है, या तो आप नई टीचर्स को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों पे टीचर्स लगती है। और ऐसा कभी हो ना, तो जो छोटे बच्चे हो ना उनके साथ में अगर आपको कन्वीनियंट हो तो आप एक ऑनलाइन ग्रुप बना सकते हैं। और ये चीजें थोड़ी बहुत आप पेरेंट्स के साथ में और बच्चों को बिठा के सिखा सकते हैं, ताकि पेरेंट्स भी उन बच्चों को वो चीजें सिखा दें। एक ठीक है, सॉल्यूशन ये और हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रेक्षा जी। प्रेक्षा जी हैंड ओवर हो गया है। रीटा जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। मेरा पुनः आपसे एक और प्रश्न है। अंजू जी, आपने अभी मुझे शायद सुनाई दिया कि भाग 5 तक की ज्ञानशाला की बुक प्रकाशित हो चुकी है और हाँ, 6 शायद तैयारी में है, तो इसका मतलब कि अगले साल जो आज इस वर्ष भाग 5 में बच्चे हैं, वो अगले वर्ष भाग 6 देंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि भाग 2 से आपके प्रतिगमन की पार्टियां स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो भाग 5 तक वो कंप्लीट नहीं होगा, भाग 6 में सारे व्रत अतिचार सारे कंप्लीट हो जाएंगे भाग 6 में। तो बच्चा क्या 25 बोल प्रतिगमन भाग 6 तक उसका वो कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में। तो भाग 6 भी प्रकाशित होगा अगले वर्ष। तो आप बच्चों को बता दें कि जो भाग 5 के बच्चे हैं, उनको अगले वर्ष भाग 6 भी देनी है। इतने समय तक भाग 5 ही थे, अगले वर्ष से भाग 6 आएगी, इस वर्ष नहीं है। अच्छा, तो अब यानी पूरा ज्ञानशाला का पाठ्यक्रम 6 साल के अंतर पूरा होगा। हाँ, ठीक है, अगले साल से ओके, 6 भाग 6 आ जाएगी। ठीक है जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। प्रेक्षा जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। ये जो मुद्रा है, 5 मुद्रा, नमस्कार मुद्रा और आरंभ मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, लेकिन अभी इसमें हाँ, 5 करवानी है ज्ञानशाला में या 3 ही करवानी है? नहीं मुद्राएं तो 5 करवानी है ना। अभी आरम किस बीच में अभी आरम आया था कि 3 मुद्रा ही करवानी है ज्ञानशाला में, तो अब एग्जाम में क्यों भी आप 5 लिखनी है या 3? नहीं, किसने बोला आपको 3 मुद्रा करवानी है? आपके नमस्कार महामंत्र के कितने 5 पद है ना। 5 तो पद है। आपका, हाँ, तो आप नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम ही बोलेंगे क्या? पूरा बोलेंगे ना आप? तो मुद्राएं तो 5 ही होगी। जब अगर हो ये सकता वाली है आपको किसी ने बोला तो आप उनसे जानकारी कीजिए, बाकी मुद्राएं 5 ही हैं। 5 ही आपको 5 पाएंगे। मुद्रा करवानी है, ठीक है ना। आपके प्रारूप में भी 5 मुद्रा दी गई है। जी आंटी, हम लोग 5 करवा रहे थे लेकिन वापस 3 करवाने लग गए। नहीं नहीं, क्यों? आप किसी से बिना पूछे मत करो, और आप तो मुझसे पर्सनली भी बात करके पूछ सकते थे ये चीज। ये अभी ठीक है ना, किसी आपको ने 5 बोला था मुद्राएं हम करवानी। लोगों को, इसलिए स्टॉप करिए, याद नहीं आ रहा है, इसलिए ज्ञानशाला से ही किसी ने नहीं नहीं, मैसेज आप आया। मतलब आप ऐसा ना करें, क्योंकि 5 मुद्राएं आपके प्रारूप में 5 मुद्राएं दी गई है। और ऐसा कुछ है तो आपके आंचलिक संयोजक सह संयोजक से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी प्रकोष्ठ से तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, मेरी जहां तक जानकारी है। 5 मुद्राएं हैं और आपको 5 मुद्राएं करवानी है। जी ये आंटी जो जी, 105 ग्रेट। नमोकार हम मुंबई में करवाते हैं ऐसे हाथ फैला के, वो शायद बहुत जगह नहीं होता है, पर मुंबई में हाँ, तो हम वो ये भी वाला और करवाते हैं। एक चीज। हाँ, हाँ, हम वो भी करवाते हैं ताकि बच्चे पूरा कर ले।
बाकी 5 मुद्राएं करवाई गई है बहुत जगह। ऐसा पंच नमूकार वाला नहीं होता है, तो मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ कराने के लिए। आप करवाते हैं, अच्छी बात है। और ये मुद्राएं तो आपको 5 ही करवानी है, उसमें आपको कट नहीं करनी है एक भी। आज का शिक्षण बहुत अच्छा था आंटी जी। थैंक यू। थैंक यू आंटी। खुशबू जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। यहाँ से बोल रही हूँ खुशबू। आंटी मेरे को पूछना था कि जो भाग 5 के बच्चे हैं तो उनका पुराना सिलेबस आएगा या करंट सिलेबस आएगा? नहीं, करंट सिलेबस आएगा, इसलिए आपको इंडेक्स पहले भेज दी गई थी। बुक्स छपने में लेट हो गई, इसलिए अब आई है हाथ में। तो उस कारण से सबको दिक्कत हुई है। पर वो जो प्रतिक्रमण का पार्ट था वो तो हम बुक्स में से देख के पढ़ा सकते थे। प्रतिक्रमण की बुक्स सबके पास में, इसलिए इंडेक्स पहले ही भेज दी थी प्रकोष्ठ ने। तो आपको नई बुक के हिसाब से पढ़ाना बच्चे है, बुक से पुरानी बुक। जितना अच्छा हाँ हाँ, मान रहे हैं, वो प्रकोष्ठ ने भी बहुत प्रयास किया, पर बच्चों को हो गई बहुत देरी। दिक्कत होगा क्योंकि 6 महीने निकल चुके हैं। अब ये 6 महीने में बच्चों को जब हाथ में बुक्स आएंगे तो मतलब एक हाफ टाइम बीत चुका है, तो उनको बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं, वो सब जगह ही हो रही है, और सब प्रयास भी बहुत कर रहे थे। प्रकोष्ठ तो पूरा उसी में लगा हुआ था, लेकिन हो गया है इस बार लेट। और लास्ट टाइम भी हमें पता है बुक्स लेट आई थी, तो इसलिए इंडेक्स बच्चे भेज दी कि लोगों की एटलीस्ट काफी बच्चे खुश थे कि मैम पाठ्य इस टीचा बार वगैरह क्यों याद कर ले पुराना। लो। नहीं, लोड तो पड़ता है बच्चों पे, हम समझ सकते हैं, पर हम क्षमा प्रार्थी है, सब कुछ नहीं कर सकते। अभी आपको इन 6 मंथ में ही नहीं पढ़ाना है नहीं, बच्चों आप को। क्यों है लेकिन ऐसा नहीं है, बट ये कि थोड़े बच्चे लोग इतने क्वेश्चंस करते हैं ना कि मैम 6 महीने तो बीत गए हैं और बुक से हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो वो लोग, हम लोग जबकि अपनी तरफ से सारी बुक्स लेकर जाते हैं कि उनको उसमें से हम लोग पढ़ाते जाए, बट फिर हाँ, भी वो कहते हैं नहीं। नहीं नहीं, सही है, बच्चे कहेंगे क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है। और फिर ये धर्म का पढ़ने करने में तो उनको और बुक्स की हेल्प ज्यादा लगती है, तो बच्चे बोलेंगे। लेकिन अभी हो गई है देरी, तो कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को बोलिए हमारी तरफ से सॉरी है। बात आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए उन्हें, ये कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर करना था कि करंट सिलेबस ही आएगा ना, क्योंकि बच्चे यस बार बार यस, बोले हाँ। नहीं हो सकता कि वो नहीं, वो तो अगली बार। पहले से, नहीं वो पहले से ही बता दिया गया है कि करंट सिलेबस ही आएगा। अब 5 भाग की कोई भी बुक पुरानी नहीं है, मतलब इस बार भाग 5 की भी नई बुक आ गई है। अब पुरानी सिलेबस से कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, बस ठीक है आंटी, थैंक यू। हैंड तो सारे डन हो गए। ठीक है श्वेता जी। सेशन यहीं पे एंड करें फिर हम। हाँ हाँ, चलेगा। हाँ हाँ। कृतज्ञोत्स्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स्मि, हम सब आपके आभारी हैं। इजी वे में आप क्योंकि हम सब बहुत गुरुदेव के अच्छे से आभारी हैं। एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो सबको और इंटरेस्टिंग लगता है सेशन। थैंक यू सो मच। सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। मीटिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।